इंडिया को कैंसर हो गया है। 2025 में इंडिया इज गोइंग टू बी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कैंसर बाजार में बिकता है और हम रोज खरीदते हैं। शुगर का कैंसर का सीधा कनेक्शन है। सीधा कनेक्शन। कैंसर क्या है और क्या करता है बॉडी में? आप अपने शरीर को प्रताड़ित करेंगे, बार बार करेंगे, बेबुनियाद बेतरतीब करेंगे तो कैंसर सेल बनेगा। यही कैंसर। इंसुलिन कैंसर प्रोमोटर है। अच्छा। इंसुलिन जो हार्मोन है, हाँ, वो कैंसर बढ़ाता है। कैंसर बढ़ाता मतलब मीठा ज्यादा खाते हैं तो कैंसर का रिस्क ज्यादा है। बढ़ेगा। आम बीमारियों की तरह कैंसर भी एक ठीक होने वाली बीमारी है। पॉलिटिशियंस बहुत श्रूड, चालाक, होशियार कौम है। कि एक धंधा बन गया है लोगों को कैंसर के नाम पे डरा करके लूटने का। देखिए, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। एमआरपी कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अच्छा, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस वहीं से तय कर दो, इससे महंगी दवा नहीं बिकेगी। कोई डॉक्टर नेता बनना चाह रहा है, कोई मिनिस्टर बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर बनना चाह रहा है, कोई बिजनेसमैन। डॉक्टर रह लो। कैंसर की डायग्नोसिस जब हो तो पैनिक ना करें, घबरा ना जाए। डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। क्या मेडिकल जैसी सेंसिटिव फील्ड में आरक्षण होना चाहिए? क्या किसी की जान से खिलवाड़ नहीं है ये? जैसे डिफेंस में, डीआरडीओ में आरक्षण नहीं आपने दिया है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है। मेडिकल में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू की उनकी पत्नी को कैंसर था, उन्होंने हल्दी नींबू पानी इस्तेमाल किया और 40 दिन में कैंसर रिवर्स हो गया। सारे सच कह दूंगा, ये उसने छुपा लिया। नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बात करेंगे कैंसर की, एक ऐसी बीमारी जिसके होते ही परिवार, समाज सब पूरा टूट जाता है। इंसान जिसको पता पड़ता है कि उसको कैंसर हो गया तो वो हर तरह से निराश हो जाता है। उसको लगता है कि उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि इस बीमारी का डर ही ऐसा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सर आप एक बार दर्शकों को बताएं अपने बारे में थोड़ा सा, ताकि वो समझ सकें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, और क्या वो सलाह जो आप देंगे वो लोग उसको अच्छे से फॉलो करें। ताकि शुरुआत तो यहाँ से की जाए कि कुछ नहीं, मैं एक इंसान हूँ। पढ़ाई डॉक्टरी की इसलिए लोग डॉक्टर बोल देते हैं। दूसरा, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, आज भी विद्यार्थी हूँ। आज भी मैं किसी चीज़ का अपने को एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ। जितना आगे समय बीत रहा है, मतलब मेरी उम्र बढ़ रही है, अज्ञानता उतनी दिख रही है। लगता है ज्ञान का तो समुद्र है और हम तो कुछ नहीं जानते हैं। एमबीबीएस मैंने पटना मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, तो आमतौर पे कोई भी डॉक्टर जब एमबीबीएस ज्वाइन करता है तो उसका अहंकार होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। उसके पीछे वजह है अच्छा कि ऑल इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई करता है। 20 लाख 25 लाख लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट के टॉप कॉलेज में एडमिशन होता है, तो थोड़ा सा अहंकार आता है। हाँ। किताबें आपकी मोटी मोटी होती हैं, 4000 5000 पढ़ने की एक किताब, जिसको रख के अगर सीने पे सो जाए तो शायद दम घुट जाए और उसको रख के सोने की आदत डॉक्टरों को हो जाती है जी। तो अहंकार पनपता है। लेकिन जब यात्रा आगे बढ़ी तो ऑल इंडिया से फिर मैंने एमएस सर्जरी ज्वाइन किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा। तब पता चला कि मैं जो सोच रहा था बहुत जानता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब तो नई चीज़ सीखनी है, तो फिर सर्जरी सीखी। उसके बाद MCH मैजेस्ट्री सर्जरी एक डिग्री होती है सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए। किस चीज़ के लिए? कैंसर सर्जरी के लिए। तो MCH कैंसर सर्जरी फिर मैंने अहमदाबाद से किया। MRCS एक डिग्री है स्कॉटलैंड में, एडिनबरा, वहाँ से MRCS किया। तो ये मेडिकल की सारी डिग्री इंडिया विदेश की हो गई। MRCS क्या हुई डॉक्टर साहब? मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा। वो हमारे विश्व का सबसे पुराना सर्जन का कॉलेज है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा। 570 साल से ऊपर हो चुका है उस कॉलेज को। अच्छा। हाँ, ओल्डेस्ट कॉलेज है। फिर मैं प्रैक्टिस में आ गया, दिल्ली में काम करने लगा। तो सरकारी अस्पताल में अलग समस्या थी, हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। चाहता था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज जाऊं, पढ़ाऊं लोगों को, काम भी सिखाऊं और खुद भी काम करूं। लेकिन ठीक है, देश में जैसी नीति होगी, जो चाहते थे मैंने वैसा ही किया। मजबूरन प्राइवेट अस्पताल आना पड़ा। तो प्राइवेट अस्पताल जब आया तो ये अस्पताल तो लालाओं का होता है, बिल्कुल। तो ये लोग चलाते थे।
कोई मीटिंग हो, जब मैं मीटिंग में बैठूं तो मुझे कैंसर की जानकारी तो थी, डॉक्टरी की जानकारी थी, लेकिन मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई अनसुलझी पहेली है। तो फिर मैंने एमबीए कर लिया। अच्छा, हाँ, एमबीए कर लिया। ये भी अजब है कि आपने मेडिकल की पढ़ाई के बाद एमबीए उनकी बात समझने के लिए अच्छा कि हेल्थ केयर का राजा तो डॉक्टर होता है, obviously। और राजा वहाँ फकीर की तरह बैठा कह रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है CQI क्या है, MOM क्या है, बजट क्या है, फाइनेंस क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो इस पे चलता था। तो इसका तो डॉक्टर से लेना देना होना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, होना नहीं चाहिए, लेकिन काम कौन कर रहा है? अगर मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो आप मजदूर से काम कराएंगे। यहाँ तो पढ़ा लिखा डॉक्टर आपका मजदूर हो गया। तो भाई हमें उनकी भाषा समझनी थी, एमबीए किया। एमबीए जब कर लिया तो दिक्कत ये होने लगी कि कैंसर और डॉक्टरी की जानकारी मुझे थी, वो उनको नहीं थी, जो नॉन डॉक्टर वहाँ बैठे थे। Obviously लेकिन उनके विधा की जानकारी मुझे हो गई। हाँ, अब वो डरने लगे घपलेबाजी करने में, इधर उधर की बातें बनाने में। तो मेरे सामने एक्सेल शीट, टारगेट, इसकी बात करना बंद कर दिया उन लोगों ने। ये समझ में आ गया कि इसके सामने उल्टी पुल्टी बातें मत करो, जानता है। फिर मैं वातावरण, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, बहुत सारे जो नीति बनती हैं जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है, उस पर मैं एक्टिवली इन्वॉल्व होता था। तो मैं जब वकील को समझाऊं कि ड्राफ्टिंग ऐसे करो, तो मुझे लॉ नहीं पता, उनको मेडिकल नहीं पता, तो फिर मैंने LLB कर लिया। वाह। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से LLB भी किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब संविधान की पढ़ाई की, CRPC IPC जो बदल गया है, अब तो BNS न्याय हो गया, संहिता, भारत न्याय हाँ संहिता। बिल्कुल, तो अच्छा लगा। और मैं तो कहता हूँ कि एक बुकलेट भारत की तैयार होनी चाहिए जिसमें हर नागरिक को उनके संविधान के बारे में, अधिकार के बारे में बेसिक जानकारी, कि रोड पे चल रहे हैं, पुलिस ने रोक लिया तो आपके पास कानूनी क्या हक है, रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, आपकी गाड़ी की चाबी छीन लेता है, ये जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। इतना तो आपको कानून पता होना चाहिए। फिर एक डिग्री मैंने की पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिटी मैनेजमेंट, देखते होंगे NABH, ISO लिखा होता है, वो भी मैंने किया कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। फिर जब पब्लिक प्रोग्राम में कभी बोलता था योग के बारे में तो लोगों को ऑब्जेक्शन ये होता, तो आप तो योग के स्पेशलिस्ट नहीं है। तो फिर BHU वाराणसी से, मालवीय भवन से मैंने योग में डिग्री कर ली। अच्छा, योगा भी किया आपने? योगा मैं करता था, ये मेरे प्रैक्टिस का हिस्सा था। मतलब सर्टिफाइड एक डिग्री की? सर्टिफाइड मैंने डिग्री कर ली। अष्टांग योग का विद्यार्थी अपने को मानता हूँ बचपन से, और अभी भी विद्यार्थी हूँ। अष्टांग योग में सीखने को सच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, विदेशी लोग हमारे यहाँ से सीख के अष्टांग योग पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई है, जो कि बहुत महंगी किताबें लिखी गई है। सिर्फ उन्होंने उस तथ्य को मेडिकल साइंस से जोड़ते हुए लिखा है कि ये मेडिकल साइंस से कैसे हो रहा है, अगर जांच करेंगे तो क्या दिखेगा। आज मॉडर्न जमाने में हिट हो रही है किताब, हिट हो रही है, और सब उसका जो है कॉपीराइट करवा के क्या करके कॉपीराइट का। डेविड क्लटर करके एक एनाटॉमी का प्रोफेसर है, डॉक्टर है अमेरिका का, उसने किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ हठ योगा। अच्छा। कैरोलिन मिस एक जर्नलिस्ट है US में, उसकी बेस्ट सेलिंग बुक गई। उसने कुंडलिनी पे किताब लिखी, इंट्यूटिव हमारे जर्नलिस्ट। यहाँ सब इतना कुंडलनी, यहाँ से सीख के गए वो सब, लोग, हाँ। यहाँ से सीख के गए, और हम उसको नहीं पहचान पाए, अपनी बिल्कुल। चीजों को भुला स्टिक दिया सेवर्सन स्वीडन का लड़का है, अंडर वाटर -0 में स्विमिंग करता है। अच्छा। अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक कर रहा है 7 साल से। अभी 25 मिनट 7 सेकंड का रिकॉर्ड हो गया, विदाउट ऑक्सीजन अंडर वाटर स्विमिंग करता है। इतनी देर तक तो वो इंडिया से आके अष्टांग योग सीख के गया, और उसने किताब लिखी ब्रेदियोलॉजी, मतलब सांस का विज्ञान। तो बेसिकली प्राणायाम, ठीक। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का टीचर है वैदिक साइंस का, एडवर्ड, इंडिया के वैदिक साइंस सीखा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, हाईएस्ट पेड टीचर ऑफ कोलंबिया विश्वविद्यालय। अब चलिए, हिरोशी मोटोयामा मुंगेर योग विश्वविद्यालय में आके उसने सीखा अष्टांग योग। जापान में जाकर किताब लिखी, पावर ऑफ चक्रा, और वो किताब 1,58,000 रुपये की बिकती है। 1,58,000 रुपये की किताब, एक किताब 250 पन्ने की। तो मतलब मैंने तो आज से इतनी महंगी किताब नहीं सुनी किसी भी आज तक। उसने क्या किया कि योग को सच में आत्मसात किया, और उसके बाद MRI, EEG, ECG करके डॉक्यूमेंट किया कि ये करने से ये हो रहा है, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और ये इम्पैक्ट अगर मुझ में दिख रहा है तो आप अगर ऐसे ही करोगे आप में दिखेगा। हम भारतीय कहाँ पिछड़ रहे हैं, बात समझने की है। मॉडर्न मेडिसिन का कहेगा बाकी सब बेकार, दूसरे कहेंगे कि आयुर्वेद या योग वाले की सिर्फ यही सच है, बाकी सब बेकार।
कोई भी इंटीग्रेट करने को तैयार नहीं। नहीं एक विधा वाले दूसरी विधा को गाली दे रहे हैं। सब खुद को सुपरमेसी साबित करने सुप्रीम सुप्रीम हो नहीं सकते हैं। ह्यूमन बॉडी नॉट मेड बाय ह्यूमन। तो आप इस पे कहां से काबू पालेंगे? सही बात। आप हर विधाओं से अच्छी चीजों को मिलाते जाएं, तब जाके कहीं उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जो करीब पहुंचेंगे परफेक्शन के। परफेक्शन कभी नहीं आएगी, करीब पहुंच सकते हैं जी। यही जरूरत है कि सब लोग अपनी ईगो छोड़ें, एक दूसरे से मिलें, और तब जाके भारत सच में विश्वगुरु बनेगा। अदर भी विश्वगुरु नहीं बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, 5 स्टूडेंट पे एक टीचर हुआ करते थे पहले। आज हम पूरे विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं हैं भारत वाले, एक भी यूनिवर्सिटी। और उस समय लोग विदेशों से हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला आते थे, नालंदा आते थे, विक्रमशिला आते थे। बिल्कुल। हाँ। रेट्रोग्रेड जब देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर किसने ढूंढा? विदेशी पढ़ाई कर रहे थे, चाइनीज लिटरेचर पढ़ रहे थे, चाइनीज लिटरेचर कनेक्शन मिला कि यहाँ भारत में कुछ कुछ है। जब आए तो वहाँ बसावट थी, किसी को नहीं पता वो था। भी हम लोगों को नहीं पता था। हमें चाहिए कि ईगो छोड़ के पुरानी चीज और नई चीज सबको मिलानी है। ये नहीं करना है पुरानी जो कहेगा तो कहेगा सिर्फ पुरानी अच्छी, नई सब बेकार, ऐसा नहीं है। सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। पश्चिमी सभ्यता में विज्ञान आगे है, हमें उनका विज्ञान लेना चाहिए। भारत में आत्मज्ञान, परम ज्ञान, आत्म साधना ये आगे है। इन दोनों को मिलाइए, तब आत्मक्रांति होगी, तब हम कहीं विश्वगुरु बनेंगे। इस सामंजस्य को समझने की जरूरत है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लड़ाई में अपने आप को खराब कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब बात करना चाह रहा था, आजकल एक बहुत चर्चित है मामला नवजोत सिंह सिद्धू का। अब उन्होंने एक कोई रील उनकी वायरल हुई और कहा कि उनकी पत्नी को कैंसर था। उन्होंने हल्दी, नींबू पानी और नीम के पत्ते और एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल किया और 40 दिन में कैंसर रिवर्स हो गया। ये क्या ऐसा संभव है? ये क्या जो चल रहा है, इसका सच क्या है? देखिए, आंशिक रूप से सिद्धू ने जितनी बातें कही, आंशिक रूप से उसमें कुछ बातें सही हैं, लेकिन सारी बातें सही नहीं हैं। सिद्धू ने क्या किया, जैसे कहा जाता है जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, यहां तक तो ठीक किया, लेकिन सारे सच कह दूंगा ये उसने छुपा लिया। अच्छा। हाँ। तो इसका सच क्या है? हाँ, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, ब्रेस्ट कैंसर हुआ। उन्हीं के एक कंप्लीट वीडियो में उन्होंने बताया है, जिसको कट करके रील जो वायरल किया गया उसमें उसको हटा दिया गया, कि कैंसर हुआ, पहले सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, और उसके बाद रेडिएशन किसी कारणवश फैमिली में कुछ फंक्शन था, मिस हो गया, कैंसर रिलैप्स हुआ, फिर सर्जरी हुई, दवाइयाँ लगी। उस बार रिलैप्स के बाद सिद्धू ने जो बात कही है वो सच है कि रिसर्च पेपर उठा के पढ़े, उसमें जो जो उनको पता चला वो उसका पालन किया। मेन ट्रीटमेंट चलने के साथ साथ, सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ साथ, जिसमें उन्होंने एक कहा ग्लूकोज, शुगर, मीठी चीज़ बंद कर दी। बिल्कुल ठीक है। इंसुलिन स्पाइक, जब भी हम मीठा खाते हैं इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन मोटापा बढ़ाता है, इंसुलिन कैंसर प्रोमोटर है। अच्छा। इंसुलिन जो हार्मोन है, हाँ, वो कैंसर बढ़ाता है। कैंसर बढ़ाता मतलब मीठा ज़्यादा खाते हैं तो कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। हाँ। ठीक। तो आइडियली तो मीठा सबको अवॉइड करना है। दूसरा, फिर उन्होंने कहा एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर खाने के पहले अगर हम लेते हैं 10 मिनट पहले, तो जो हम खा रहे हैं उसमें जो भी शुगर की मात्रा है उसका एब्जॉर्प्शन डिले करता है। ओके। एक फ्रेंच लेडी है, अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने किताब लिखा ग्लूकोज रिवोल्यूशन। अच्छा। जो दर्शक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। उसमें उसने डाइट प्लान बताया है, जिसमें कहा है पहले फाइबर खाओ, मतलब पहले सब्जियां खा लो, फिर एप्पल साइडर विनेगर ले लो, तो एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। फिर प्रोटीन लो, फैट लो, फिर कार्ब अगर लेना है कॉम्प्लेक्स कार्ब लो, मतलब क्लासिकल चावल जो भारत में जिसको आज सोकल ब्राउन राइस बोल रहे हैं। हाँ। आटा लो तो गेहूं का पिसा हुआ चोकर सहित लो, फाइबर के साथ जाए, तो ये कहा है। तो एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल सही है। ठीक है। हल्दी, मेरा ही इंटरनेशनल पेपर पब्लिश है, P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रोसेस है सेल के अंदर, जिसके कारण कैंसर बढ़ता है, इसको हल्दी रिवर्स कर देती है। ये आम भाषा में अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें, जो आपने टर्म यूज की, P53 हाइपरमिथाइलेशन डीएनए जो सेल के अंदर है, जो हमारा सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जिसकी गड़बड़ी से कैंसर होता है। अच्छा। उस डीएनए में एक बदलाव होता है, P53, P4 पटियाला 53, ये एक जीन है। अच्छा। हमारे शरीर के अंदर ये जीन, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर पुलिसमैन, मतलब मॉलिक्यूल हमारे अणु के स्तर पे ये पुलिस का काम करता है। कैसे? ये पूरे शरीर में घूमता रहता है, कहीं भी शरीर में कोई एबनॉर्मली आए
कोई भी असामान्यता पकड़ लेता है, उसको किल कर देता है, मार देता है। अच्छा, मतलब गश्त करता रहता है, गश्त पुलिस करता है, घूमती रहती है। बिल्कुल पेट्रोलिंग कर रहा है, पेट्रोलिंग करता बॉडी में, पूरे बॉडी में। हाँ। अब यही हाइपरमिथाइलेशन, इसकी गड़बड़ी हो जाए, इसको हल्दी रिवर्स करती है, वापस नॉर्मल जीन में बनाती है। तो हमारे यहाँ तो पहले से कहा जाता है कि हल्दी एंटीबायोटिक है। अब देखिए आयुर्वेद में धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, बागभट सब तो यही थे। बिल्कुल यही थे। वो भी अपने समय के वैज्ञानिक थे। हाँ। अब उन्होंने बातें लिखी, लेकिन उस समय लेबोरेटरी नहीं थी, साइंस नहीं था, तो जितनी बातें थी उन्होंने लिखी। अब बाद में आयुर्वेद के डिग्रीधारी वैद्य कहाँ सोए हुए हैं? कोई नहीं, उस पर बात ही नहीं करता, बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। भगवाधारी व्यापारी कुछ भी लेके आके कहता है, आयुर्वेद के डॉक्टर चुप रहते हैं। उनको खंडन करना चाहिए। जैसे हमारे मॉडर्न साइंस में कोई कंपनी का मालिक आके कहे कि कैंसर का इलाज इस दवाई से करो, हम लोग अगले दिन ऑब्जेक्ट करें, तुमने क्या डॉक्टरी पढ़ी है, नीट एग्जाम क्वालिफाई किए हो, कैसे तुम बोल रहे हो? तो हमारे आयुर्वेद के डिग्रीधारी वैद्य को आगे आना चाहिए। आज के जमाने के हिसाब से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट करें, और सब मिलें। मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथ 6 विधाएं हिंदुस्तान में हैं। मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ, 6 विधायक के लोग मिले, जिसकी जो अच्छाई है साथ साथ चलें। अभी लड़ाई क्या है? या तो आयुर्वेद के डॉक्टर को ब्रिज कोर्स करा के मॉडर्न मेडिसिन के अस्पताल में नौकरी पे लगा देते हैं, तुम क्रोसिन लिखो। हाँ, कर रहे हैं। हाँ। या मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर कोई आयुर्वेद पे बोलता, कहता है ये क्या बोलेगा, ये आयुर्वेद थोड़ी जानता है। हाँ, ये होता है भाई, किसी को कोई बपौती है। और मैं तो हर समय कहता हूं कि हिप्पोक्रेट 462 BC में ऑर्गेनाइज किया मॉडर्न मेडिसिन, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, वो कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। लेकिन भारत में प्रैक्टिस करने वाला हर चिकित्सक धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत का वंशज है, हिप्पोक्रेट का वंशज नहीं। हम भारतीय हैं, बिल्कुल। विधा हम प्रैक्टिस में मॉडर्न करें, आयुर्वेद करें, ये करें, तो जरूरत क्या भाई? ये मेडिकल साइंस जो कहते हो, मेडिकल साइंस की बजाय ह्यूमन साइंस कहो। किस तरह से स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने में हम मदद कर सकते हैं, सबका एम ये होना चाहिए। बिल्कुल। फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इसलिए है इनकॉम्पिटेंट लोग हर जगह भर गए हैं। अब इनकी जो अपनी असमर्थता है, उसको करने के लिए या तो दूसरे की लकीर छोटी करके तुम अपने को बड़ा कर सकते हो। अपनी लकीर बड़ी नहीं करनी है। अपनी लकीर बड़ी करने में मेहनत है, सही बात है। तो अपनी लकीर बड़ी करो ना। हाँ। और ये लकीर बहुत बड़ी हो जाएगी और 6 विधाओं के लोग मिले, सामंजस्य स्थापित करें कि हमारे पास एक हाइपरटेंशन का मरीज है, एक डायबिटीज का है, कैंसर, कैसे सब मिलके हम इसका काम करें। सर्जरी जहां करनी, सर्जरी करनी पड़ेगी, करो। अगर एक्यूट इमरजेंसी में कोई आया है, हार्ट अटैक लेके आया, तो मॉडर्न मेडिसिन उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज देगा, दो, लेकिन अब दोबारा ना हो, इसके लिए कैसे करें? उसी दिन से काम चालू करो। वेलनेस पर बात करें। वेलनेस, अब वेलनेस लॉन्जेविटी पे आप देखिए कि क्लेवेंट क्लिनिक का चीफ है, वेलनेस क्लिनिक का, रॉयजन, उसने डिक्लेयर किया कि उसकी एज है ऑफिशियली 73। अच्छा। लेकिन बॉडी एज है 52। अच्छा, इतना फर्क है? हाँ, 21 साल का गैप। 21 साल का। तो एक टेलीविजन प्रोग्राम पे मैं कर रहा था, तो उन्होंने जब बताया बॉडी एज कैलकुलेट करने की मशीन आती है, हाँ, जिसमें कि आजकल वेइंग मशीन में भी होता है, दिखा। एग्जैक्टली वही मशीन है, हाँ, BNI बेस्ड मशीन होती है। एग्जैक्टली, हाँ। मेरी, अब मैं तो मर्द हूँ, औरतें छुपाती है, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं। मेरी एज है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट 52। बायोलॉजिकल एज जिसको कहते हैं, उसको आप क्रोनोलॉजिकल एज अच्छा, कि जो डेट ऑफ बर्थ से है। अच्छा, ठीक है। और जो बायोलॉजिकल एज है, मतलब बॉडी फिटनेस से मैं क्या हूँ, ऑर्गन्स की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, विसरल फैट सारा मिला के, तो मेरी एज है 31। 31 है? 31। ये तो बहुत ये कमाल की चीज। इसका वजह क्या है? हाँ, तो चर्चा कर लेंगे। तो मैंने जब कहा कि माइकल रॉयजन का भी जो गैप है वो गैप है, तो उन्होंने कहा कि बेकार हम बात कर रहे हैं। तो आप तो उनसे भी ज्यादा गैप है। हाँ, तो 21 साल का आपका। उन्होंने, एंकर ने यही कहा कि हम बेकार अमेरिका की बात करें, यहाँ है। हाँ। अब मैं कहता कि नहीं, मैं तो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, सिर्फ दवाई लिखने की बात करूंगा, तो गलत हो जाता। बिल्कुल सही बात। पहले मैं फिट हो जाऊं, मैं उसको करके देखूं कि वाकई ये काम करता है, और साइंस के पैरामीटर पे, हाँ, फिर मैं दूसरे कराऊं। अभी 9 डॉक्टर मेरे पास इनरोल हैं जिनको डायबिटीज की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या थी, वापस हो गई, रिवर्स हो गई। मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। मैं फॉल्स क्लेम नहीं करूंगा। मुझे इससे प्रैक्टिस से पैसे नहीं कमाने हैं। मैं कैंसर सर्जन हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं। मैंने ये करके दिखाया कि ये मॉडर्न मेडिसिन का मिसकंसेप्शन है। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 नहीं, टाइप 1 तो इंसुलिन डिपेंडेंट, छोड़ दीजिए, जेनेटिक है। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, ओबेसिटी रिवर्स हो सकती है, हाइपरटेंशन रिवर्स हो सकता है। कैंसर का ट्रीटमेंट आपने करा दिया, कैंसर रिलैप्स ना हो, इसके लिए अगर उनके भी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो कैंसर दोबारा नहीं आएगा। या कैंसर प्रिवेंशन पे
आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ये सब रिवर्सल कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। कैंसर डॉक्टर साहब होता क्या है, एक सामान्य भाषा में किसी को समझना हो तो कैंसर क्या है और क्या करता है बॉडी में ये? बहुत अच्छा सवाल है। इसको पहले तो क्लासिकल डेफिनेशन बताते हैं। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद ए पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। अच्छा। असामान्य उद्देश्य विहीन बेतरतीब शरीर की अपनी कोशिकाओं का वृद्धि होना और इसमें अमरन क्षमता के साथ साथ एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्षमता आ जाए, यही कैंसर है। अच्छा। मतलब हो सकता है कोई कारण बाहर से आया हो, लेकिन कोशिकाएं अपने शरीर के अंदर थी। अब साधारण भाषा इसको करते हैं। दिल्ली की आबादी 3 करोड़। अब मान लीजिए 3 करोड़ लोग, हम लोग बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं, सिविलाइज्ड हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। ये हमारा होल ह्यूमन बॉडी है, 30 ट्रिलियन सेल्स साथ में रह रहे हैं। सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करता है, कोई रेड लाइट नहीं जंप करता है, सिग्नल फॉलो करता है, सब ठीक चल रहा था। मतलब शरीफ शहरी की तरह सब रहते हैं। शरीफ शहरी की तरह। अब इसमें से कुछ बन गए आतंकवादी। अच्छा। अब ये अपने लोगों को मारना चालू किए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे, वहां भी मारना चालू किए, आतंकवादी हो गए। ये कैंसर है। तो जैसे आतंकवादी बना क्यों? ये इसी कारण से बहुत क्षुब्ध रह रहा था बहुत दिनों से। आप उसको प्रताड़ित किए जा रहे थे, बार बार आतंकवादी बनता था, लेकिन पुलिस फोर्स जो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम था वो उसको कंट्रोल करता था, मार देता था। एक समय ऐसा हुआ कि इसने चकमा देना सीख लिया। अब डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चला कि आतंकवादी बना, अब बन के लोगों को मारना चालू कर दिया, वो कैंसर है। तो आप अपने शरीर को प्रताड़ित करेंगे, बार बार करेंगे, बेबुनियाद बेतरतीब करेंगे, तो कैंसर सेल बनेगा, पनपेगा, फिर एक अंग से दूसरे अंग में भागेगा, यही कैंसर है। तो मेरा अगला सवाल इसी से है कि ये प्रताड़ना क्या है जो हम आजकल कर रहे हैं, जाने अनजाने जैसे भी है, वो शरीर की प्रताड़ना हम कैसे कर रहे हैं, वो समझना जरूरी है लोगों के लिए। अनप्लैंड, अनवांटेड, अननीडेड। अब इसको समझ लें लोग। बिना किसी प्लानिंग के जो चीज़ आप करते हैं, एक अनवांटेड जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अननीडेड जिसके शरीर को ज़रूरत नहीं है, जिसमें क्या है, बैक टू बेसिक्स आ जाइए। नेचुरल इवोल्यूशन में इंसान क्या था? हंटेरियन कल्चर में था, शिकार करने जाता था, शिकार करके आता था, जो भी मिलता था खाता था। फिर एग्रीगेरियन सोसाइटी आई, जब रिवर सिविलाइजेशन हुआ, सिंचाई की व्यवस्था हुई, तो हम लोग हमारे पूर्वज अनाज उपजाने लगे। तो हमारी ज़रूरत कितनी थी? सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सूरज उगता था, हम जगते थे, सूरज डूबने के साथ साथ खाना खत्म होता तो सो जाते थे। प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाते थे, कुछ नॉनवेज भी खाते थे, यही था। बिल्कुल। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? पेड़ पौधे, जलाशय, पहाड़ सब काट दिया आपने, कार्बन फुटप्रिंट जनरेशन हमने बढ़ा दिया, प्रदूषण बढ़ा। अब सब लोग एग्रीकल्चर कर नहीं रहे हैं, तो क्या किया कि पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यही लाइफ का मेन हिस्सा बन गया। अब दर्शक जो सुन रहे हैं जरा ध्यान करें, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू हो रही है? दूध वाली चाय चीनी के साथ, मेंटल मील, न्यूज़पेपर में सब डराने वाली इंफॉर्मेशन, मेंटल तनाव, उसके बाद ब्रेड, आपके यहाँ अल्ट्रा प्रोसेस, क्या घर में रोटी नहीं बन सकती थी, पराठे नहीं बन सकते थे? किस लिए खाए ब्रेड भाई? सॉसेज, प्रोसेस्ड फ्रोजन फूड, उसको गर्म करके किस लिए खा रहे हो? नेचुरल खाना खाते। यहाँ से लेते हो जब देखिएगा तो मेंटल फिजिकल लेवल पे हम सिर्फ अपने आप को प्रताड़ित करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कैंसर बाजार में बिकता है और हम रोज खरीदते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत थोड़ी देर के लिए, जब आप स्लो डाउन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। आज इंसान इतनी अफरा तफरी में भाग रहा है कि उसको समझने की फुर्सत नहीं है। स्लो डाउन करें, सचेतन की अवस्था में है, और अपनी दिनचर्या को एनालाइज करें, तब आपको पता चला कि 70-80% चीज़ें बेजरूरत कर रहे हैं। कैंसर के लिए डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि अगर किसी फैमिली में डायग्नोस हो गया तो पहले तो उस मरीज़ की ऐसी मनोदशा हो जाती है कि उसको लगता है कि अब मैं कल मर जाऊंगा। पूरा परिवार जो हो जाता है परेशान, सब सोच करके कि इलाज कैसे होगा, आर्थिक चीज़ें और शारीरिक परेशानियां। तो क्या ऐसा होता है कि कैंसर हो गया तो मतलब सब कुछ खत्म? MCH कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया कैंसर सर्जरी का, अहमदाबाद गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी गया, पहले दिन पहली किताब पे जो नज़र पड़ी थी, किताब का नाम था कैंसर एंड इमोशन। पहले पेज पे उस पे जो लाइन लिखी हुई थी, 50% ऑफ द पेशेंट डाइज द मोमेंट यू डिक्लेयर कैंसर।
ऐसा क्यों? अब डाइज का मतलब फिजिकल डेथ नहीं थी, हाँ। मतलब उसकी मानसिक स्थिति, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, इनकम बंद, तो 50%। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी उसने, बीइंग ऑन्कोलॉजिस्ट यू हैव टू होल्ड द हैंड। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते तुम्हें इसकी जानकारी, तुम उसका हाथ पकड़ो, मदद करो उसकी, और उसको उससे निकाल के तुम ही ला सकते हो। इलाज तो बाद में करना, पहले जो 50% डेथ है उससे निकाल के वापस लाओ। क्यों? कैंसर की पहली अवधारणा, कैंसर ठीक नहीं होता है, अवधारणा है ये। अच्छा। आम बीमारियों की तरह कैंसर भी एक ठीक होने वाली बीमारी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोकथाम वाली बीमारी है। कैंसर को हम रोकथाम कर सकते हैं, अच्छा। अर्ली डिटेक्शन करें, अर्ली स्टेज में पता चले तो हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हमें हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। दूसरा, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। दूसरी अवधारणा, अवधारणा क्यों बोल रहा हूँ, महंगा सस्ता की बात तब होगी ना जब आपको अपने पॉकेट से पैसे खर्च करने हों। तो पॉकेट से पैसे कहाँ लगेंगे? प्राइवेट अस्पताल में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए पब्लिक डिमांड करती है मुझे राम मंदिर चाहिए, मिला ना, 370 हटाओ, ये कंट्रोवर्शियल मामला है कंट्री के लिए, हटा। पॉलिटिशियंस बहुत श्रूड, चालाक, होशियार कौम है, वो आपको देंगे, आपको मांगने की जरूरत है। पब्लिक मांगे कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। तो ये कैंसर के इलाज की व्यवस्था भी, और कोई भी महंगे इलाज की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में होगा। जब मैं एमबीबीएस का छात्र था तो किसी स्टेट में किसी बीमारी का इलाज कहीं नहीं हो रहा, मेडिकल कॉलेज रेफर कर दो। बिल्कुल। आज बताइए कि कौन सा मेडिकल कॉलेज है? नहीं, आजकल तो बड़े बड़े अस्पतालों की चेन के नाम लिए जाते हैं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ। ये कब आपके आंखों के आगे पर्दा डाल दिया गया, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर मैं कहूँ कि ये नेक्सस है नीति निर्धारक, पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया ये मेडिकल लॉबी जो है इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसका मतलब एक धंधा बन गया है लोगों को कैंसर के नाम पे डरा करके लूटने का। देखिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये अमेरिका से लेके पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये छोटा नेक्सस नहीं है। सबको मालूम है तंबाकू से कैंसर होता है, तो तंबाकू बंद कर दो। एक बार हम लोगों ने कैंपेन किया तो ऑटो के पीछे एक किसान का फोटो लगा के लोगों ने कर दिया कि हम मर जाएंगे। तो मैंने तब भी कहा कि ये तंबाकू उत्पाद वाले किसान के पास इतनी फुर्सत है, इतने पैसे हैं जो वो ये बनाएगा। ये टोबैको लॉबी ने बनाया। जिस खेत में तंबाकू की खेती हो उस खेत में दलहन की खेती बहुत अच्छी हो जाएगी। किसान तो दलहन उपजा लेगा, उससे महंगा बेचेगा। लेकिन टोबैको लॉबी नहीं चाहती है, और सरकार इसलिए नहीं चाहती है। एक बार टोनी ब्लेयर यूके के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके दोस्त, अच्छे दोस्त कुछ डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा यार तुम स्मोकिंग, सिगरेट बैन कर दो। बैन किया, सरकार गिरने की नौबत आ गई। उन्होंने बैन बॉक्स लिया। ये पूरे कंट्री में है। चलिए, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जितने पैक्ड फूड आ रहे हैं, क्या इस सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है कि ये मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन के पीछे की वजह है? क्यों इसको प्रमोट किया जा रहा है? चलिए, इलाज की सुविधा, बिग फार्मा इंडस्ट्री ये डिसाइड करती है मेडिकल क्यूरिकुलम, मतलब मेडिकल में क्या पढ़ाया जाए। अच्छा, ये डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करती है अमेरिका में। अमेरिका का मेडिकल क्यूरिकुलम तय होता है, पूरे विश्व में मॉडर्न मेडिसिन पढ़ने वाले उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ भी सब जगह किताबें हमारी अमेरिकन होती है। अच्छा, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है? डॉक्टर बन रहे हो, दवा लिखने के लिए एजेंट बना रहा हूं तुमको, ये सीख लो। अच्छा, सिंपल सा फंडा। सिंपल सा फंडा। जबकि देखिए विज्ञान ने कितना अच्छा किया, हमारे मॉडर्न मेडिसिन ने चमत्कार किया है, कोई दो मत नहीं इसमें। एंटीबायोटिक का शोध, कई वैक्सीन का शोध, कई टेक्नोलॉजी से सर्जरी होती है उसका शोध, वाकई अच्छा किया। साइंस ने अच्छा काम किया था। लेकिन ये बिजनेस लॉबी जो घुस गई, लॉबी घुसी, उसने कहा कि बहुत अच्छा है यार, अगर हम इंडस्ट्री चलाते हैं, 4th ग्रेड को हैंडल करना पड़ता है, इसमें पढ़े लिखे डॉक्टरों को हैंडल करना है। वो हमारे लिए दवाई लिखेगा, वो हमारे लिए टारगेट अचीव करेगा, उसके बल्ले हो गए। तो क्या सरकार को नहीं पता है? अब सरकार नाटक क्या करेगी? हमने डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करने पे बैन लगा दिया। किसको बेवकूफ़ बनाते हो यार? तुम्हें बैन लगाने की क्या जरूरत है? एमआरपी कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अच्छा, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस वहीं से तय कर दो, इससे महंगी दवा नहीं बिकेगी। न महंगी दवा बिकेगी, मतलब एमआरपी ना हाई होगा, न डॉक्टर अस्पताल को मुनाफा मिलेगा। बेतरतीब मुनाफा बेतरतीब मुनाफा जो मिलता है नहीं मिलेगा। तो ये चीप पॉपुलस थियरी एक होती है, पॉलिटिशियन बहुत अपनाते हैं कि किस चीप थियरी से प्रोपेगेंडा हो और हमारा वोट बैंक बन जाए। लेकिन डॉक्टरों को चाहिए डिकोड करके समझाएं। तो डॉक्टर, तो मैं देख रहा हूं कि आप पहले डॉक्टर हैं
जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने वाले, लोगों को समझाने वाले इन चीज़ों को, तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं इस पूरी लॉबी में, साथ में शामिल हैं सब। देखिए डॉक्टर का क्या है, मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ धर्मेंद्र भाई। डॉक्टर वर्ड जो निकला था डॉसियर, लैटिन वर्ड से निकला था, जिसका मतलब है टीचर, शिक्षक। डॉक्टर का एक्चुअल मतलब था टीचर, टू टीच द सोसाइटी, कीप द सोसाइटी हैप्पी हेल्दी। और उसका कोई बीमार हो तो उसका इलाज भी कर देंगे, बिल्कुल यही हमारा रोल था। लेकिन रोल रिवर्सल हमारा कराया गया। डॉक्टर 17 साल की उम्र में मेडिकल में आता है, तो वो बच्चा जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता है, मेडिकल में आया, मोटी मोटी किताबें लेके सोता है सीने पे। अभी आपने जिक्र किया उसके बाद पढ़ने का इतना लोड, बहुत मेहनत करता है एक डॉक्टर बनने में। बिल्कुल। अब उसने दुनियादारी नहीं सीखी, डरपोक होता है, बहुत डरता है कि अगर कुछ बोलूंगा कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कोई गोली मार देगा, कोई पॉलिटिशियन से नाराज होगा, कोई ब्यूरोक्रेट नाराज होगा। मैं कहता हूं एक डॉक्टर की उम्र कितनी है? 30 साल। कैसे? हाँ, सारी डिग्री खत्म करके 35 साल में एक डॉक्टर आता है प्रैक्टिस में, 65 साल तक काम कर लो, 17 से लेके 35 तक पढ़ेगा। अगर सारी डिग्री लेके एक सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो उसको 17 से 18 साल पढ़ना पड़ता है। बताइए, बहुत लंबा समय होता है जीवन का। हाँ, टफ टाइम। इंडिया में टफ टाइम है। हाँ। इंडिया में टफ टाइम ये है, एंट्रेंस कठिन, आरक्षण अलग मार रहा है। हाँ। उसके बाद एग्जिट कठिन, फिर किताबें महंगी, रात में सोने जगने का फुर्सत नहीं। हॉस्टल जाके देखिए मेडिकल कॉलेज में किस दर्दनाक विचित्र हालत में, अभी कलकत्ता का आपने केस देखा था। हाँ, देखा तो किस बुरी परिस्थिति में डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है। हाँ। वो डॉक्टर कैसे करेगा? आप कहिएगा आप क्यों कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं मैं फकीर हो चुका हूं, सच में फकीर हो चुका हूं मन से। आप कहे अकरबन्ने हो गए, काम नहीं कर रहे, मैं खूब काम कर रहा हूं। मैं उस सिद्धांत पे विश्वास कर रहा हूं कि अगर एक बिचौलिए से, आढ़ती जैसे लोगों से, ये बिजनेसमैन से मैं डर जाऊंगा तो मेरे डॉक्टर होने पे लानत है। इससे बेहतर है मैं डॉक्टरी छोड़ दूं। तो मैं मेडिकल साइंस की चीजें डिकोड करूंगा, और ये अर्ली एज से कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। तो इसके लिए कभी आप पर दबाव भी आता होगा, क्योंकि मेडिकल लॉबी इतनी हावी है और सरकार इस तरह से कर रही है, तो आपके प्रेशर आते होंगे। 20 साल से मैं किसी दवा कंपनी वाले से मिला नहीं हूं, तो मेरा करेंगे क्या? मैं उनसे कोई स्पॉन्सरशिप लेता नहीं हूं, मेरा क्या करेंगे? अब कहिएगा आप दवा नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखता हूं। जो दवा जिस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, जो स्टैंडर्ड कंपनी है, जिसका क्वालिटी बिल्कुल पक्का है, वो मिले मुझसे ना मिले, मैं उसकी दवा लिखूंगा। ये थ्रेट भी तो होती हो, कभी कोई थ्रेट आई? थ्रेट समझाने से लेके, अब देखिए बिहार में एक चीज है, जानना, समझना और बुझना। तो समझाने से लेकर बुझाने तक हर थ्रेट आया। अब इसमें क्या अंतर है समझिए। कोई चीज हम पढ़ते हैं, मैंने आपको कोई सूचना दी, आप जान गए, आपने उस पर चिंतन किया, आप समझ गए, और ये जिज्ञासा आपकी खत्म हो गई तो आप बुझ गए। अच्छा, मतलब आपकी जिज्ञासा भरी ज्योति उस दिन बुझ गई तो खत्म हो गए। लेकिन ये थ्रेट में होता है, जब बुझाना मतलब खत्म कर देंगे। अच्छा, ऐसा कहा गया। हाँ, तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, ये गाड़ी का नंबर है, अकेले चलता हूँ, कोई गार्ड भी नहीं है, कर दो खत्म। लेकिन पता है धर्मेंद्र भाई, दुआ में ताकत है। बिल्कुल। जो लोग मुझसे इलाज कर रहे हैं शायद वही दुआ देते होंगे। हाँ, कि हिम्मत तो हुई नहीं किसी खत्म करने की। हो सकता है खत्म करने वाले सोचते हैं कि यार बात तो सही कह रहा है, छोड़ो इसको, क्या इससे बात कह रहा है करने दो, इससे कोई फर्क भी नहीं होने। सही बात। क्योंकि मेजॉरिटी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे कहने से कुछ खास फर्क होना नहीं है, तो को होने दीजिए। लेकिन मैं वही करूंगा जो एज ए डॉक्टर मुझे करना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन करी हुई बेगही नास। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ जो है। इसका हिंदी में भी मतलब समझा दी, संस्कृत आप सचिव वैद्य, सचिव का मतलब सेक्रेटरी, आज ब्यूरोक्रेट हैं, वैद्य मतलब डॉक्टर, गुरु मतलब टीचर, प्रिय बोला ही भयास, प्रिय बोलने लगे, मधुर बोलने लगे, लेकिन सच नहीं बोलने लगे। राज मतलब कंट्री का राजपाट, धर्म, तन, वैद्य तन का इलाज करता है, होई बेगही नास, इन तीनों का नाश हो जाएगा। एक बार आपने जो सवाल पूछा, इसी पे लोगों ने पूछा कि आप ऐसे बोलते हैं, बेवाकी से बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? तो मैंने एक पंक्ति लिखी, ऐसे मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ लेकिन कभी कभी लिख देता हूँ। नहीं, आप वर्सेटाइल हैं, जिस तरह से आपने लॉ किया, आपने MBA किया, आप कविताएं भी लिखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, आप वर्सेटाइल आदमी हैं। तो बताइए क्या लिखा? उस पर मैंने लिखा था
जो मैं आपसे कह भी रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, सच बोला है। उसी पे लिखा सच्चाई इतनी थी, बड़ी छोटी सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया। वाह। सच्चाई इतनी थी कि बस सच कह गया, दर्दे हकीकत बस बयां कर गया। लेकिन हुआ क्या, सच की धार इतनी पैनी थी कि जख्म खंजर भी कुछ भर सा गया। वाह, क्या बात। छोटी सी बात में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। अब लोगों को दर्द हो रहा है मेरे सच से, तो मैं क्या करूं उसमें। लेकिन ये साहस हर आदमी कर नहीं पाता ना, और खासतौर से जो मेडिकल फील्ड में जुड़ा जो हुआ नहीं है। कर पाते उनको भी पता है सच यही है। हाँ। जो मुझसे नाराज है उनको पता है सच यही है। लेकिन उनके अपने हित हैं कुछ, उस हित की वजह शायद वो मुंह नहीं खोलते। क्यों डर रहा है डॉक्टर? 30 साल की उम्र, एक भी डॉक्टर बता दीजिए जिसके पास गाड़ी नहीं हो, घर नहीं हो, खाने को पैसे नहीं हो, बच्चे को पढ़ाने की फीस नहीं हो। एक भी डॉक्टर बता दीजिए जो अंबानी अदानी बना हो। नहीं। तो भाई जब वो वहां भी नहीं पहुंच पाओगे, जब ये भी कमी नहीं है, तो कम से कम जिस प्रोफेशन में हो उसका सच्चाई से निभा लो, ईमानदारी से काम करें उसमें। आज मैक्सिमम डॉक्टरों को डॉक्टर छोड़ के सब बनने का है। कोई डॉक्टर नेता बनना चाह रहा है, कोई मिनिस्टर बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर बनना चाह रहा है, कोई बिजनेसमैन। डॉक्टर रह लो, डॉक्टर नहीं बनना। इतनी मेहनत से सारे एंट्रेंसेस क्वालिफाई किए, इतनी मेहनत से पढ़ाई की, हैरिसन डेविडसन बेली लब सीने पर रख के सोए हो। हमारे लिए तो रामायण महाभारत गीता वही है। बिल्कुल। हमें क्यों दूसरा कुछ बनना है? दूसरा बनने के लिए तो फिर इतनी मेहनत क्यों की? 17 साल की उम्र में जाते बन जाते वहीं। हाँ, सही बात है। इस प्रोफेशन के प्रति जिम्मेवारी से, और जिम्मेवारी ईगो के बिना होनी चाहिए, अहंकार के बिना। जितनी विधाएं सबको मिलाएंगे। जन कल्याण की बात करो, कोई बड़ी बातें मैं करने नहीं कह रहा हूं कि तुम समझते हो ह्यूमन साइंस को, तुम एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझते हो, तुम समझते हो बीमारी क्या होती है, कैसे हम कम कर सकते हैं। जैसे इस दिन होगा, इन बिजनेसमैन की हालत खराब होगी। क्यों? साइंस ने तो अच्छाई के लिए सारी दवाइयां खोजी। बिल्कुल। वो काम तब भी होगा, बिजनेस तब भी करेंगे। लेकिन ये जो बेचैनी नॉन मेडिकल के लोग, नॉन डॉक्टर लोग आके डॉक्टरों पे डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर के हित में मैं बोल रहा हूँ ये बात। हाँ, ये डॉक्टर के हित में है कि तुम अपनी गरिमा वापस कमाओगे। गरिमा तो आप पहले किसी ज़माने में जो भगवान कहा गया डॉक्टर, उसके पीछे एक वजह होती थी। लेकिन आज की डेट में गरिमा इतनी गिर गई है कि लोग डॉक्टरों पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते थे एमबीबीएस में, ये खत्म हो गया है। हाँ, मैं आपको, यही मेरा सवाल है अगला, कि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो वो बेचारा इतना घबराया रहता है, वो डॉक्टर के पास बड़ी उम्मीद से जाता है। लेकिन आजकल की स्थिति बन गई, जो हॉस्पिटल बड़े बड़े नेक्सस बन गए हैं, उनको ये नहीं पता कि उनको सही ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उनको कितना लूटा जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो लोग ट्रस्ट खो चुके हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? कैसे, इसका क्या निदान है? देखिए, इसमें क्या है, मैं दर्शकों को 2-3 बात कहना चाहूँगा। कैंसर की डायग्नोसिस जब हो तो पैनिक ना करें, घबरा ना जाएं। बहुत अब तो बीमारी पता चल गई, रुक जाओ। जहां भी दिखाएं, डॉक्टर चुने, अस्पताल ना चुने। बड़े बड़े अस्पताल हरे हरे शीशे, नीले शीशे लगे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डॉक्टर चुने, डॉक्टर की डिग्री देखें कि प्रॉपरली क्वालिफाइड कैंसर सर्जन, प्रॉपरली क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है कि नहीं। आज नाटक चल रहा है, ऑर्गन स्पेसिफिक, ये कॉर्पोरेट का चलाया हुआ है। जब एमसीएच ऑन्को सर्जरी की डिग्री आई तो कैंसर सर्जन बनाना था। अब कैंसर सर्जन अपने में डिसाइड करता है कि मैं इस अंग का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इस अंग का हूँ, तो बात समझ में आती है। आज कहा जाता है जीआई वाले को गैस्ट्रो का, पित्त की थैली का भी ऑपरेशन करेगा, साथ में कैंसर का भी करेगा, तो ये तो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल। तो प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर चुने, कोशिश करें गवर्नमेंट कॉलेज का डॉक्टर हो, डोनेशन से ना पढ़ा हो। अब बातें बुरी लगती है लोगों को, तो लगे, लेकिन भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो नेशनल से बात है, उसका आईक्यू लेवल बेटर था आपसे ज़्यादा मेहनत करके आया, तो उसको माइलेज मिलना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। एक डॉक्टर को आप मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अविश्वास करें, सेकेंड ओपिनियन लें, 2-3 जगह 2-3 लोगों से मिलें, डॉक्टरों से पूछें। डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। डॉक्टर से इंटीग्रेशन इंक्वायरी ना करने के बजाय अज्ञानता दिखाते हुए बताएं कि डॉक्टर साहब आपने पढ़ा है, अच्छा ये करना है तो क्यों करना है। डॉक्टर अगर इरिटेट हो गया आपके सवाल पे तो मतलब कुछ छुपा रहा है, हाँ, या इनकॉम्पिटेंट है, उसको जवाब देना चाहिए था। इसमें कुछ लोगों की शिकायत आती है कि डॉक्टर साहब आपके लिए हम दिखाने आए थे लेकिन आप नहीं मिले, जूनियर मिले। भाई देखिए, आपने अस्पताल में घंटी बजा के कॉल सेंटर से अपॉइंटमेंट लिया, मैं बैठा था,
वहाँ कॉल सेंटर में। मैं सर्जन हूँ, हाथ में ग्लव्स में खून लगा, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। अब उसने अपॉइंटमेंट आपको दे दिया, अब मैं ऑपरेशन को प्रायोरिटी दूं कि आपको प्रायोरिटी दूं? ऑब्वियसली आप तसल्ली से मुझसे ही मिलना चाहते हैं, तसल्ली से आप मिलिए, तब मैं ना मिलूं, तब मैं समय ना दूं तो एक बात है। ये हो गया। तो इसको ऐसे समझें आप, जैसे गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन मैं जो कह रहा हूं तुम करो। लेकिन हमारा भारत शास्त्रार्थ का देश है। हाँ, अर्जुन ने डिबेट किया, 18 अध्याय गीता के लिख दिए गए। क्यों लिखे गए? कि ऐसा नहीं अर्जुन ब्लाइंड ट्रस्ट कृष्ण पे करने लगा। उसने कहा मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे तीर चला दूं? तो अर्जुन को कृष्ण ने समझाया। इसी तरह से शास्त्रार्थ, डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट आपका कृष्ण हो, आप अर्जुन शास्त्रार्थ करें। और अगर वाकई कृष्ण मिल जाए आपको तो रथ उसके हाथ में दे दें, सारथी उसको बना दें, आप जहां कहता है वो तीर मारते जाएं, सफलता मिलेगी। लेकिन आज लेकिन न डॉक्टर कृष्ण, साहब यही मैं कहना चाह रहा था, कृष्ण ढूंढना बहुत मुश्किल आज हो न गया। कृष्ण मिल रहा है, इसलिए अर्जुन बन नहीं रहे हैं। तो कृष्ण जब मिले तो अर्जुन बन जाइए। इसलिए मैंने कहा ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। और भारत को क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नॉट ओनली मेडिकल, हर जगह डिबेट से लोग क्यों डर रहे हैं? डिबेट से मतलब शास्त्रार्थ, हाँ, शास्त्रार्थ वो टेलीविजन का डिबेट नहीं जो मुर्गा मुर्गी की लड़ाई तो होती है, वो तो नॉनसेंस नॉनसेंस है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉजिक, रेशनलिटी, साइंस को रखते हुए शास्त्रार्थ करें। क्योंकि एक व्यक्ति विज्ञान को पढ़ा हुआ है, दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हुई है, दोनों डिबेट करके, डिबेट ऐसा कि ट्रस्ट बिल्ड हो ट्रस्ट पे डॉक्टर मरीज के बीच। वो फैक्टर खत्म हो चुका है जो। वो फैक्टर खत्म हो रहा है। और ये फैक्टर खत्म कराने में ये बिजनेस प्रमोटर, अस्पताल के लाला और लाला के पाले हुए एमबीए वाले, टाई और डायरी वाले, उनको मैं बिचौलिया बोलता हूँ। उनको सिर्फ एक्सेल शीट पे ग्राफ ऊपर नीचे दिखता है, वो हो गए हैं। मैंने अभी एक नई चीज़ देखी है, अभी मैं आ रहा था आपसे इंटरव्यू के लिए, तो देखा मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उसमें 5 डॉक्टर, जैसे चैनलों में और बाकी मार्केटिंग एजेंसियां नहीं होती हैं जो बड़े बड़े चेहरे लगा करती हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आपसे सवाल पूछूंगा कि एक डॉक्टर को इस पब्लिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? क्या इसके पीछे कारण होगा? नंबर 1 इनकॉम्पिटेंस। नंबर 2 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नियम तय किया कि डॉक्टर अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। अच्छा। लेकिन वो तय करने वाले सब आईएएस अधिकारी, इतिहास के पन्ने बन के आईएएस बनते हैं और उसके बाद वो नीति निर्धारण कर देते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि अस्पताल कर सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल एक बिजनेस हब है, ऑर्गेनाइजेशन है। किसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है? डॉक्टर का कर रहा है ना, या फैसिलिटी का कर रहा है? तुम एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? बीमारी बढ़े? अब बीमारी बढ़ा के तुम एडवर्टाइज कर रहे हो कि हम, अच्छा, और एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, आपने सही कहा, पैकेज लिखा होता है होर्डिंग पे, कि इतने का पैकेज। सामान बेच रहे हो। अच्छा ही लग रहा है, सामान बेच रहे हो तुम। अगर डॉक्टर क्रीडेंशियल वाला है, डॉक्टर इनकॉम्पिटेंट नहीं है, डॉक्टर कोने में बैठा है, जंगल में बैठा रहेगा, मरीज ढूंढ के पहुंच जाएगा उसको। बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट किस लिए किया? यही तो वजह ये बिचौलिए कर रहे हैं। अच्छा। बिचौलिया आज टेलीविजन बेच रहे थे, घड़ी बेच रहे थे, मैगी बेच रहे थे, नूडल्स बेच रहे थे, हमाम साबुन बेच रहे थे, वो आके हेल्थ केयर में आ गए। तो वही समझेंगे। वो डॉक्टर को बोलते हैं प्रोडक्ट। आप सोचिए, डॉक्टर प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट ऑन्कोलॉजी मार्केटिंग है, प्रोडक्ट कार्डियोलॉजी मार्केटिंग है। क्या पागलपन है। और डॉक्टर शौक से अपना थोपड़ा देता है कि हाँ मेरा लगा दो। हाँ, दे ही रहे। किस लिए कर रहे हैं ये? यही तो लोग, यही सवाल मेरे दिमाग में आया उसको देखकर। ये देखिए, कानून अधूरा बनता है, अगर कानून पूरा बने तो ये खत्म हो जाएगा। इनकॉम्पिटेंस की बात मैंने कही। हाँ। या डॉक्टर डोनेशन देके पढ़ने गया तो करोड़ों रुपए लगा दिए। अब वो करोड़ों रुपए की उगाही करना चाह रहा है। एक बचपन में मैं बताऊं, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। एक मेरा दोस्त था, उसके पिताजी भी डॉक्टर थे, छोटे शहर से हम लोग आते हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको नेपाल उस समय एमबीबीएस करने के लिए उसके पिताजी ने भेजा 6 लाख रुपए देके। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा था, तो बीच में आया हम लोग पढ़ने के लिए, एनाटॉमी में बोन्स की ज़रूरत होती थी। अच्छा। कैडेवर के बोन्स की, तो लेने के लिए आया था। तो ये वाक्य समझना चाहिए, आज के विद्यार्थी को भी समझना चाहिए। तो उसने क्लियरली कहा कि देखो, मेरे पिताजी 6 लाख रुपए लगा के जो ज़बरदस्ती भेज के मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी इच्छा है नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनो, इसलिए ये 6 लाख मुझे दे देते, मैं अच्छा बिजनेस कर लेता। तो मुझे बात उसकी अच्छी लगी। ईमानदार था, कम से कम ईमानदार था। चीज़ को लेकर। और अल्टीमेटली हुआ यही कि वो एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया। बिना डिग्री के उसको वापस आना पड़ा, रहा वहाँ 6-7 साल। अच्छा। लेकिन पास नहीं हो पाया। तो अभी बिजनेस करता है। तो सबको डॉक्टर क्यों बनना है? टैलेंट है, धैर्य है, लंबी पढ़ाई है,
और एट द सेम टाइम तुम्हें पागलपन नहीं है पैसे का, पागलपन, दिवालियापन, तो फिर डॉक्टर बन जाओ। लेकिन तब जब डॉक्टर बनोगे तो वाकई एंजॉय करोगे इस प्रोफेशन को, जिसको जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जहां आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन सब मिल जाए, वही काम करो। तो इसलिए जापानीज में आपने सुना होगा कि ब्लू जोन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जापान का ओकिनावा शहर, हाँ, तो वहाँ इसी पे काम करते हैं। अच्छा, कि मेरा पैशन ये है और मेरा प्रोफेशन भी यही रहेगा, वोकेशन भी यही रहेगा, मिशन भी यही रहेगा, तो बेटर काम करेगा, तो बेटर काम करेगा, क्योंकि अंदर से तो ऐसे लोग आए डॉक्टरी में। तो ऐसे लोग अगर डॉक्टरी में आएंगे तो जनरल कैटेगरी के लोग, जिसको आज आरक्षण दिया हुआ, ऐसे लोग। आरक्षण पे मैं पूछने वाला था, क्या मेरा सवाल ये है कि क्या मेडिकल जैसी सेंसिटिव फील्ड में आरक्षण होना चाहिए? क्या किसी की जान से खिलवाड़ नहीं है ये? जैसे डिफेंस में, डीआरडीओ में आरक्षण नहीं आपने दिया है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है। मेडिकल में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी क्यों मैं बोल रहा हूं, ये जातिगत आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। आरक्षण जातिगत हो या पैसे पे कोई जा रहा हो या सिफारिश पे जा रहा हो, सब आरक्षण है। मेरा पहला स्टूडेंट जो मेरे अंदर ट्रेनिंग करके गया है वो ऐसी जाति से है जिस जाति को आरक्षण मिलता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से आया, ट्रेनिंग ली, दिमाग बहुत शार्प है, बहुत मेहनती है, आज उत्तर प्रदेश में कैंसर सर्जन बन के अच्छा नाम कमा रहा है। ऐसे लोग आए। तो हर जाति में अच्छे टैलेंट के लोग हैं। जातिगत आरक्षण देके मेडिकल में ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति कोई ला रहा है 90 नंबर, उसको क्वालिफिकेशन में कोई 30 नंबर में आ रहा है, तो उसको क्यों देना है? मेडिकल ही क्यों देना है? बाबू बना दो, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, बाबू के लिए ठीक काम करेगा वो। दूसरा, ऐसे लोग जब आएंगे कॉम्प्रोमाइज स्टेट से, फिर उसको एमबीबीएस की डिग्री के बाद फिर से आरक्षण दे रहे हो। भाई अब तो सारी फैसिलिटी एक थी, तो इसका तरीका क्या होना चाहिए? जिनको बुरा लगता है बुरा लगे, मैं सिंपली कह रहा हूं आपसे। हाँ, आपकी इस बात से बुरा लग सकता है, विवाद होता है, लोग भाई आरक्षण में बात करना पाप हो गया इस देश में। ये तो हमारे बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण देते हैं, फिर रिव्यू करते हैं। अब बाबा साहब रहे नहीं, सारे पॉलिटिशियन तो हर दिन चुनाव के मूड में हैं, तो वो कहां से इस पर रिव्यू करेंगे? रिव्यू इसलिए करना है, रिव्यू आप करके बाकी में क्या कर रहे हो तुम जानो। मैं मेडिकल का हूं, मैं जानता हूं कितनी मेहनत लगती है, मैं जानता हूं टैलेंटेड लोग चाहिए। तो टैलेंटेड लोग अगर चाहिए तो इसमें आरक्षण खत्म करके आप कहो कि चाहे किसी जाति का हो, हम एंट्री देंगे। एंट्री देने के बाद अगर आपके पास आर्थिक असमर्थता है तो कॉलेज की लाइब्रेरी से किताब भी देंगे, रहने की हॉस्टल की फीस भी नहीं लेंगे, खाना भी देंगे, सब देंगे। मेहनत करो ताकि हम टैलेंट रिक्रूट करें, और उसके बाद ये ना सोचना पड़े किसी को दिखाने जाने के लिए कि मैं जो जा रहा हूँ जनरल कैटेगरी का है कि नहीं, कहीं डोनेशन कॉलेज का तो नहीं पढ़ा है। बहुत से नेताओं के बारे में कहा गया कि वो जो रिजर्वेशन वाले डॉक्टर उनको अवॉइड करते हैं। अपने इलाज के लिए तो अवॉइड करेंगे, अपने इलाज के लिए सिंगापुर चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। भारत की व्यवस्था क्यों खराब कर रहे हो जनरल पब्लिक के लिए? तो गरीब आदमी का क्या दोष है उसमें? और खास बात यह है कि जब सोशल मीडिया पर लोग गाली मुझे देते हैं तो जनरल पब्लिक बेचारी गाली दे रही है, उनको ट्रोल आर्मी बना के उनको रखा हुआ है। भाई उनको तुमने सही बात बताई नहीं है। मैं आरक्षण का विरोधी इसलिए हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जैसे मामले, मेडिकल के मामले में आप सिर्फ और सिर्फ क्रीम लाइए, और इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। लोग बेवजह समझने में किसी जाति के खिलाफ बोलो, जाति के खिलाफ नहीं बोलो, मैं टैलेंट के फेवर में बोलता हूँ। किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, जिंदगी मौत का सवाल है। टैलेंटेड लोगों को आने दो, मेहनती को आने दो, जुझारू को आने दो, जुनूनी को आने दो, जो पूरी जिंदगी मेहनत करना चाहता है, पूरी जिंदगी तत्परता से काम करना चाहता है और इक्वल रैंक में है, बराबरी में है। आप पोलराइज करके हमारे बीच की दूरियां बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। पूरा विश्व कहाँ जा रहा है, हम जाति में उलझे हुए हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज। पॉलिटिशियन का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है, और किसी का हाथ नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन का हाथ है इसमें। मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसके पैसे लगे हैं? पॉलिटिशियंस के, या इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन से अप्रूवल लिया बिजनेसमैन के। किसका है मेडिकल कॉलेज प्राइवेट? हाँ, इन्हीं लोगों के हैं। गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। अभी बिहार स्टेट में जातीय गणना हुई, ये सब क्या चल रहा है? तमाशा चल रहा है। हाँ, जातीय जनगणना हुई और पूरे देश में कराने की मांग उठ रही है रोज नेता। हाँ, तो ये तो वोट बैंक के लिए कहेंगे। अगर अमेरिका भी जातीय जनगणना में उलझा रहता तो आज अमेरिका को आप क्यों देखते हैं? किसी की एक ख्वाहिश होती है कि मैं ये सब पढ़ के अमेरिका चला जाऊं, वो भी उलझ जाता। मैं एक डॉक्टर साहब, अब ये बड़ा सवाल है, मैं बता दूं कि 2023 में करीब 1 करोड़ लोगों की पूरी दुनिया में कैंसर से मौत हुई है।
भारत और पूरी दुनिया में हर दिन करीब 26,000 लोगों की डेथ कैंसर से होती है, और भारत में बात करें तो हर 9 में से एक आदमी को कैंसर की आशंका है, और 2025 आते आते तक ये आंकड़ा बहुत बढ़ने वाला है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि भारत जो है ये कैंसर कैपिटल की तरह बनता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि चीन और अमेरिका के बाद भारत का नंबर है तीसरा, जहां मैंने पढ़ा थोड़ा सा। 2025 में भारत डिक्लेयर करे ना करे, या तो यूएन डिक्लेयर कर देगा, ये पता चल जाएगा। इंडिया इज गोइंग टू बी कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के कैंसर की राजधानी इंडिया बनेगा। इंडिया बन जाएगा 25 तक, मतलब एक साल भी नहीं, 3-4 महीने। हम माने ना माने, अब ये बात आप सोच सकते हैं क्यों ना माने। कैंसर में कैंसर की रिपोर्टिंग हम लोग को ICMR इंटरनेशनल काउंसिल में मेडिकल रिसर्च करना होता है। या तो अंडर रिपोर्टिंग है या ओवर रिपोर्टिंग है। अब इसको समझिए क्या क्या है। अब एक मान लीजिए मैनपुरी के किसी छोटे जनपद, मैनपुरी जनपद में कहीं कस्बे में कोई कैंसर डायग्नोसिस हुआ, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, वो 3 अस्पताल गया, कहीं से रिपोर्टिंग नहीं हुई। जो मरीज टर्सरी कैंसर सेंटर पे आया उसकी रिपोर्टिंग हुई। अच्छा, तो मैं कब से डिमांड कर रहा हूं कि मतलब डेटा करेक्ट नहीं है, आप ये कह रहे हैं। तो UID से लिंक कर दो, आधार कार्ड से लिंक कर दो, मरीज कहीं जाए आधार कार्ड से उसका कैंसर रजिस्ट्री नोटिफाइबल डिजीज कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस स्टेट में, स्टेट के किस हिस्से में कौन सा कैंसर ज़्यादा है, तो हम रिसर्च करेंगे कि वहाँ के पानी में क्या गड़बड़ी है, सॉइल कहाँ गड़बड़ है, खाने में क्या गड़बड़ी, कोई इंडस्ट्री तो नहीं है आसपास, रिसर्च बढ़ेगा। कैंसर के इलाज की व्यवस्था हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए एटा मैनपुरी माउथ कैंसर का बेल्ट है, तो हम माउथ कैंसर के ट्रीटमेंट की व्यवस्थाओं में बढ़ाएं, फायदा होगा। तो ये अंडर रिपोर्टिंग अभी चल रहा है, इंडिया तब 3rd नंबर पे है। हाँ, अंडर रिपोर्टिंग में 3rd पर है। डेथ इंडिया में ज़्यादा है, अर्ली एज में कैंसर होना इंडिया में ज़्यादा है। इसकी सबकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? अब सुनिए, इंडिया को कैंसर हो गया है। इंडिया को कैंसर हो गया? इंडिया को कैंसर हो गया। कैसे? इंडिया को कैंसर जब हो गया, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो इंडिया के वेंटिलेटर पे पड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। 2-3 चीज़ों के अलावे आप बताइए कि पूरे दिन में आप क्या डिस्कस करते हैं? पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा बता दीजिए क्या डिस्कशन है? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई डिस्कशन है ही हमारी प्राथमिकता मीडिया की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पब्लिक की कह रहा हूँ, आम जनता की, लोगों की, पब्लिक के। आम जनता को क्या डिस्कशन में होना चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उसकी तो बात ही नहीं होती है कहीं। 3 ही टॉपिक होना चाहिए। स्वास्थ्य की बात तो हमारे यहाँ तब होती है जब कोई बीमार पड़ जाता है। हाँ, तो अब सुनिए, बीमार जब पड़ जाता है तो स्वास्थ्य कहाँ से आया? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, मॉडर्न मेडिसिन कहता है, नॉट मेयर एब्सेंस, सिर्फ बीमारी को नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तो मॉडर्न मेडिसिन कहता है। आयुर्वेद हमारा कहता है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। मतलब सारे मल दोष क्रियाओं का सम अवस्था में होना, न बढ़ा न कम होना, जैसे इम्यूनिटी बढ़ा दो इम्यूनिटी कम, ऐसा नहीं, बराबर होना। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, इसको स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये कौन सी स्थिति है? आपका हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं हेल्थ केयर, तो वहाँ पे कौन से हेल्थ की बात होती है? बीमारियों की बात होती है। हार्ट का अस्पताल चल जाए, कैंसर का अस्पताल चल जाए, तो अस्पताल का नाम एक्चुअली सिक केयर होना चाहिए, हेल्थ केयर नहीं होना चाहिए। हेल्थ केयर नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो कौन से परिवार के कल्याण की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? इस परिभाषा के हिसाब से वो तो बीमारियों की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं। एम्स खोल देंगे, एम्स में क्या व्यवस्था है इलाज की? स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं जो कहता है कि धर्मेंद्र भाई आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप जरा चेकअप करा लीजिए और डॉक्टर से टिप लीजिए वेलनेस एंड लॉन्जेविटी प्रोग्राम में क्या क्या करना है, मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। नहीं कर रहा है, बीमार होंगे तो भर्ती होइएगा तो हम पैसा दे देंगे। तो इसका नाम होना चाहिए सिक इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेट होना चाहिए। अस्पताल के किस कोने में वेलनेस एंड लॉन्जेविटी की बात होती है? नहीं, कहीं नहीं हो रही है। वेलनेस की बात तो है ही नहीं, है ही नहीं। जब अमेरिका का GDP हमसे इतना ज़्यादा है और उसका 16% वो हेल्थ पे खर्च कर रहा है, तब भी उसका हेल्थ केयर ब्रोकन सिस्टम है। अमेरिका का खत्म है। इंडिया का GDP कम, उस GDP का 1.9% हेल्थ बजट, सिर्फ 1.9%, और उस 1.9% का 1.2% रिसर्च, उस 1.9% का 0.6% रोकथाम पे, मतलब वेलनेस प्रोग्राम पे। और आपकी आबादी और अमेरिका की आबादी में फर्क कितना है? बस, तो पहला तो यही समझ लीजिए, जो आपने पूछा कैंसर क्यों बढ़ रहा है, तो हम रोकथाम की कोई बात नहीं कर रहे हैं, प्रिवेंशन स्वास्थ्य हमारे चर्चा में नहीं है। उसके बाद फूड एडल्ट्रेशन, प्लास्टिक की बड़ा समस्या है, फूड एडल्ट्रेशन, प्रदूषण।
लाइफस्टाइल हम पश्चिमी सभ्यताओं के लेते जा रहे हैं, उनकी बुराइयां ले रहे हैं, अच्छाइयां छोड़ रहे हैं। आज आपके घर में प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, पैक्ड फूड घुसा जा रहा है, कैंसर का बहुत बड़ा कारण। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी रिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड चावल, रिफाइंड घी, सब में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो कैंसर का कारक है। अच्छा, और लोग उस सब को खा रहे हैं, और आज से नहीं, कई साल से खा रहे हैं भाई ब्रांडेड, और जागरूक भी नहीं है लोग इस चीज़ को लेकर के। किसी को हनी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लोग खा रहे हैं। लोग इतना अच्छा पता है हम लोगों ने रिसर्च करके निकाल के दिखा दिया था, HMF, SMF 2 पॉइजन है जो हनी में मिला, 400 से ऊपर मात्रा मिली। उसका रिकमेंडेड है 10 से नीचे, 10 से नीचे और 400 से ऊपर और सारे ब्रांडेड हनी, ऐसे ऐसे व्यापारियों के हनी जो हिंदुत्व के नाम पे व्यापार कर रहा है, टीवी पे ऐड दे रहा है, उसके हनी में भी मिला, लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी मात्रा है, 10 होना चाहिए, वो 400 से ऊपर, तो ये तो कहाँ नुकसान ही करेगा किसी भी इंसान। दूध में, मिल्क प्रोडक्ट में मेलामाइन कहते हैं, जो प्लास्टिक जैसी प्लेट होती है, जिसको बर्तन बनते थे, मेलामाइन क्या आते थे। तो मेलामाइन आपके यहाँ कंट्री में, हमारे हिंदुस्तान में मिल्क प्रोडक्ट में रिकमेंडेड है एज पर FSSAI। आप पढ़िए जाके, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मेलामाइन आपके दूध में मिला के चीज, तो मटेरियल है, मटेरियल है। हाँ। नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए मेलामाइन ये है। सारी नमकीन चीज़ों में शुगर एडेड है। रिकमेंडेड शुगर इनटेक आपका है मेल का मैक्सिमम 24 ग्राम पर डे। 24 ग्राम मतलब चाय वाली चम्मच, टीस्पून से 6 टीस्पूनफुल, 6 छोटी चम्मच। और महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है 18 ग्राम, 6 ग्राम और कम, 6 ग्राम और कम। एक कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं नॉर्मल वाली, तो 39 ग्राम आप शुगर लेते हैं एक कोल्ड ड्रिंक। एक कोल्ड ड्रिंक पे 24 ग्राम से सीधे 39 ग्राम प्रोसेस फूड का मार्केट आ गया। तो इसकी जानकारी कौन देगा? पब्लिक कितना पढ़े? मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंस का आदमी, तो अपना सब्जेक्ट पढ़ेगा कि ये पढ़ेगा? उसको तो लोग पढ़ते भी नहीं, पीछे क्या लिखा हुआ है, लोग खाने से पहले। अब उस पे जो लिखा, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें व्हाट इज इन द फूड, कार्ब, प्रोटीन, ये सब लिखा, बट ये लिखा हुआ है व्हाट हैज डन टू द फूड। ये कहाँ लिखा है? तो कोई नहीं पता। इंसेक्टिसाइड क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, प्रोसेसिंग कैसे हुई, फाइबर निकाल लिया, विटामिन हटा दिया, ये बताया गया? नहीं बताया गया। क्या ऐड किया गया? अब पूछेंगे ऐड क्यों किया गया? ऐड इसलिए किया गया कि आपको एडिक्ट बनाए। नमकीन का पैकेट उठाइए, लिखा रहेगा एडेड शुगर 6 ग्राम। तो नमकीन में शुगर क्यों ऐड किया? हाँ, नमकीन में शुगर का क्या लॉजिक है? एडिक्टिव, ब्रेन में शुगर से शुगर इज जस्ट लाइक अल्कोहल। अच्छा, एडिक्शन कराता है, फैटी लीवर कराता है, मोटापा कराता है, कैंसर कराता है, शुगर से ही। ठीक, शुगर का कैंसर का सीधा कनेक्शन है, मतलब। सीधा कनेक्शन है। उसको एक्सप्लेन करता हाँ, तो ये एडिक्ट करने के लिए आपको कर दिया गया। ये डोपामिन रिलीज करता है ब्रेन में, शुगर, तो आपको एडिक्ट करता है, इसीलिए क्रेविंग होती है। शुगर, अल्कोहल, टोबैको, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, गेम, ऑनलाइन स्क्रीन व्यूअर, सब आपको एडिक्ट कराता है। सब में डोपामिन रिलीज होता है। और एक बहुत अच्छा ऑथर है, उसने किताब लिखी डोपामिन डिटॉक्स। उसने बताया है कि किस किस चीज़ डोपामिन, और डोपामिन कहा है मॉलिक्यूल ऑफ मोर, जितना आप लेंगे आपको कहेगा और इसको आप कह सकते हैं प्लेजर के लिए, जिसको टेक्निकली कहते हैं हेडोनिज्म, हिंदी है सुखवाद। ये हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस का हिंदी आनंद। प्लेजर की तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी ना, अगर इस तरह से एडिक्ट हो रहा है इंसान, तो डेफिनेशन बिल्कुल। तो प्लेजर में एक मंजिल है, हेडोनिज्म में एक मंजिल है, यहाँ पहुँचेंगे, क्रैश होगा, फिर आपको क्रेविंग होगी, फिर आप लेंगे, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर क्रेविंग, डोपामिन। तो इससे ये बॉडी में, इससे बचने का क्या तरीका है? जिसमें आपको मंजिल मिलती है, उतर जाते हैं, डोपामिन है, हेडोनिस्टिक है, प्लेजर दे रहा है, इससे हटें आप। तो हटना क्या आसान होगा इतना? बिल्कुल आसान है, अब बता रहा हूँ। इंसान एक्चुअली तलाश में हैप्पीनेस के रहता है बाय नेचर, आनंद, लेकिन एक यात्रा है, सतत यात्रा है, आपको मंजिल नहीं मिलती है। जैसे आध्यात्म में आप ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में चले गए, आपको जो ट्रांसडेंटल स्टेट मिलता है, आनंद देता है। आपसे पूछूं कि एक बार बताएं क्या महसूस हुआ? अच्छा तो लग रहा था, लेकिन क्या बताऊं? उसके लिए शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। तो फिर इसलिए आनंद उनके यहाँ नहीं है वेस्टर्न में, इसलिए वो प्लेजर को ही हैप्पीनेस बता रहे हैं। बिल्कुल। फिर मैं कहूँ अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि जैसे रसगुल्ला आपने खाया, मीठा है, और जलेबी मीठी है, तो जो हेडोनिज्म वाला है, इससे अंतर है क्या? आप कहें यार तुम खा लो रसगुल्ला, देख लो दोनों में क्या अंतर है।
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ये हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस में ब्रेन में निकलता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन निकलते कंटेंटमेंट, संतोष, मुझे ऐसे रहने दो। ये जब फील हो तो आनंद है। जब फील हो कि ऊपर गए और नीचे आ रहे हैं, इसमें एक स्थिति आती है हैप्पीनेस एंग्जाइटी, क्योंकि वहाँ पे ये वर्ड नहीं है उनको आनंद कब, तो हैप्पीनेस एंग्जाइटी। ये जब हेडोनिस्टिकली ऊपर जाते हैं तो आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट। जैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया, आप शाम को पार्टी करेंगे, लाउड म्यूजिक, शराब, सिगरेट। क्यों? आप खुद में कन्विंस नहीं है, एंग्जाइटी हो रही है, पार्टी आप कर रहे हो उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए कि यार जितनी देर है मुझे जी लेने दो, कि पता नहीं कल रहे ना रहे, बेतरतीब पैसा आ गया। हैप्पीनेस एंग्जाइटी ये हर समय फिजिकल होगा, मतलब आपको महसूस है। हैप्पीनेस एथरल होगा, आपको सोल के लेवल पे, आध्यात्म के लेवल पे आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप आनंद में हो जाएंगे, वो हैप्पीनेस है। तो आपको अपने अंतर समझ में आ जाएगा जो कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं या खुशी या प्लेजर या हेडोनिज्म के लिए कर रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब हम जैसे मैंने आजकल बहुत ऑर्गेनिक फूड का चलन है, लोग कहते हैं कि कैंसर या दूसरी तरह की बीमारियों को जोड़ते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं और कहते हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए, तो उसका बड़ा एक बाजार हो गया ऑर्गेनिक का। तो क्या ऑर्गेनिक फूड का कोई फ़ायदा है? क्योंकि मैंने कहीं किसी से बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि जो हम बीज यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सीड्स, वो भी सब जीएमओ हैं, मतलब उनका जेनेटिकली चेंज किया गया है, उनका जो भी आप उसको टेक्निकल भाषा में जो भी कहें। तो फिर फ़ायदा क्या है ऑर्गेनिक करने का? आपने जो सवाल उठाया, मुझे लगता है आप वैज्ञानिक हैं, जर्नलिस्ट नहीं हैं। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं इस बात को सोचने के लिए। ऑर्गेनिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? एज इट इज। मान लीजिए कि आपने लौकी की बीज कहीं डाल दी और लौकी अपने रफ्तार से बेल बने, पहले ऐसे होता और अपने रफ्तार से बढ़े, हाँ, इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। लेकिन अगर उस दूसरा क्या कंफ्यूजन क्या है ऑर्गेनिक को समझते हैं? केमिकल फ्री। हाँ, केमिकल फ्री भी। केमिकल फ्री इंसान नहीं है। केमिकल मीन्स व्हाट? रसायन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे बॉडी के सब अंदर, कुछ तो बॉडी के अंदर है। जितनी चीजें खाएंगे इसी से बनेंगी। केमिकल फ्री का मतलब ये नहीं है। केमिकल फ्री का मतलब है उसको फास्ट ग्रो कराने के लिए कोई आपने तत्व डाला, पेस्टिसाइड्स डाले कीड़े से बचाने के लिए, उसको केमिकल फ्री कहना चाहिए। तो इसका किया। दूसरा, ऑर्गेनिक के नाम पे ब्राउन राइस, नॉर्मल चावल को रंग दिया। ब्राउन राइस आपने देख लिया, आपको पता ही नहीं है ये भी हो रहा है। हाँ, ब्राउन राइस का मतलब क्या था? धान की बाली से ऊपर का छिलका हटा दिया, हस्क हटाया, तो उसका एक्टोस्पर्म उसमें ब्राउन इसलिए होता था कि उसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स उसी में होता था। एंडोस्पर्म वाइट होता है, जो चावल सफेद आप देखते हो एंडोस्पर्म है। अच्छा। उसमें सिर्फ स्टार्च है। ओह, नेचर हर समय कहता है कि जैसे मैं दे रहा हूं वैसा ही खाओ, वैसे ही खाओ। छिलका हटा के एज चावल खाएं, ब्राउन राइस है, रंगो मत। दूसरा कि जैसे मैं अपनी खेती करता हूं तो उस गेहूं का आटा पीस के 20 दिन रख दें, कीड़े लग जाएंगे। लेकिन बाजार का आटा ला के रखें 20 दिन, कीड़े नहीं लगेंगे। 2 महीने रखे नहीं लगेंगे। तो हर समय जब इस तरह का खाद्य पदार्थ पैक होके आएगा तो उसमें इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा कि कीड़े नहीं लगे, ताकि शेल्फ लाइफ, अलमीरा शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, लेकिन सेल्फ लाइफ उसको खाने से कम हो रही है, ये लोगों को नहीं बताया गया। तो ऑर्गेनिक नहीं हुआ। ऑर्गेनिक करने के लिए आप सोचेंगे कि तरीका क्या है। मैं सबसे कहता हूँ, काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग भी, आपके 100 किलोमीटर के अंदर अच्छी खासी खेती की जगह है। हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है। बिल्कुल। 5-10 फैमिली मिले, एक किसान से टाई अप करें। जब मेरे पास भी दिल्ली के पास खेत नहीं था, मैं यही करता था। उसके बाद उनसे कहें कि इतना चावल, इतना गेहूं, इतना सरसों, इतनी दलहन, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है, आप खेती कीजिए। इसमें कोई भी बेबुनियाद केमिकल मत डालिए, फर्टिलाइजर मत डालिए, जितनी उपज होगी मैं ले लूँगा। किसान को सिक्योरिटी मिल गई कि भाई मुझे पैसे देंगे, चाहे फसल कम हो फसल ज़्यादा हो, आपको अच्छा खाना मिल गया। ये ऑर्गेनिक हुआ। तो ये बाजारवाद आएगा। जब भी देखिए, हो सकता है आपके पॉडकास्ट से कोई ऐसी बात मिले, डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, इस पे कोई बाजार आ जाए, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। इसलिए जरूरत है कि भाई हर चीज छोटे से पॉडकास्ट या रियल में समाना मुश्किल है, तो उसको डिकोड करना है, समझना है, पढ़िए, डिस्कस कीजिए। रील से सिर्फ जिंदगी नहीं चलेगी, तो एडिक्शन हो गया लोगों को, एडिक्शन हो गया, फिर वही जो बता रहे हैं। हाँ,
तो ये तो चलता जा रहा है, जनरेशन ये आजकल इसके बारे में बात ही नहीं करी, कोई सोच ही नहीं रहा इस चीज़ को लेकर। उसमें न्यूयॉर्क की एक बड़ी अच्छी स्टडी आई कि ऑन एन एवरेज एक इंसान एक महीने में 12 किलोमीटर थंब स्क्रॉलिंग करता है स्क्रीन 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर थंब से चलता है। उसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलर। जिनको ये एडिक्शन है रील्स देखने का। अब ज़ॉम्बी स्क्रॉल क्या हुआ? ये ब्रेन, आपका कॉन्शियस ब्रेन इस्तेमाल करना आपने बंद कर दिया। ये कौन कराता है? बाबा, गुरु लोग। हाँ। कि जो मैं कह रहा हूं मान लो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। डिजिटली भी सेम चीज कराई जा रही है। अच्छा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, पॉडकास्ट बंद कर दे देखना। इस पॉडकास्ट में मैं हर समय आपको एक एक मोमेंट में हिला रहा हूं। हाँ। मतलब आपका ब्रेन एक्टिव है। आप एक स्टैटिक पोजीशन में नहीं है, स्टेट में नहीं है। एग्जैक्टली। तो स्टडी ये कहती है कि अगर ब्रेन को एक्टिव टास्क दो, डिजिटल हो फिजिकल हो, ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक्टिव होगा और आपका ब्रेन जवान होता जाएगा। अच्छा। पैसिव अगर कर दो, पैसिव मतलब ऐसे करते जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, 1.5 घंटे बाद तुम्हें पता चल, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, उठे गए कोल्ड ड्रिंक निकाले या जूस निकाले पी लिए, शुगर ऐड कर लिया, क्योंकि तुम्हें वो डोपामिन क्रेव कर रहे थे। अब एक डोपामिन छोड़ा, दूसरा डोपामिन, सिगरेट पी लिए, मिठाई खा लिए, नमकीन खा लिए, डोपामिन, यू हैव बिकम डोपामिन एडिक्ट। तो जो लोग सोचते हैं क्या मैं करूं, कैसे इसको समझूं, समझने का यही तरीका है। कैंसर होने का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है? जिंदा है तो कैंसर होने का खतरा है, किसी को भी हो सकता है। किसी को हो सकता है। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप को हुआ, दादा दादी को हुआ कभी, तो जेनेटिकली इसका खतरा ज्यादा होता है। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल। कितने परसेंट होता है? मैं आ रहा हूँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती है। अच्छा, सबके शरीर में बनती हैं? सबके। और हर दिन बनती है? हर दिन बनती है। लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है, जो मैंने कहा मोलिकुलर पुलिसमैन, P53 और इस तरह के मैक्रोफेजेज, नेचुरल किलर सेल गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है, ये पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करती है। जब तक आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से, तब तक ये आपका पेट्रोलिंग फोर्स बहुत स्ट्रांग है। कैंसर ही नहीं, बहुत सारी चीजों को ठीक करता रहता है। अच्छा। जिस दिन ये पेट्रोलिंग फोर्स गड़बड़ हुआ, या कैंसर सेल चकमा देना सीख गया, जैसे कोविड में आपने देखा था स्टिल्थ ओमिक्रॉन एक हुआ करता था, चकमा देता था, ये पनपने लगेगा। अब 2 भाग में इसको बांटते हैं, अनुवांशिक कैंसर और अनुवांशिक नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं, आपको हो गया, ये लाइफ डिजीज जो भी कह सकते हैं उसको। सिर्फ 5 से 15% कैंसर अनुवांशिक है। बस? सिर्फ 5 से 15%। बस। अच्छा। और ये भी भ्रांति फैला दी कि किसी को हो गया तो आगे होगा। हाँ। फैमिली में कैंसर क्लस्टर हो सकता है, लेकिन अनुवांशिक नहीं होता। इसका मतलब कैंसर क्लस्टर का मतलब कैंसर क्लस्टर क्या मतलब? अनुवांशिक का मतलब है कि आपके जीन में कुछ गड़बड़ी, कैंसर से संबंधित जीन माँ से, दादी से नीचे आता गया, आप में आया, आपको रिस्क है, कैंसर भविष्य में हो सकता है। और फैमिली क्लस्टर क्या हुआ? एक फैमिली ऐसी जगह रह रही है जिनका पानी दूषित हो हैवी मेटल से। अच्छा, समझ गया। खाने का स्टाइल सेम हो, मतलब एक्सेसिव फैटी फूड, शुगर और बहुत सारी चीज, प्रोसेस्ड फूड, नाइट लाइफ, पार्टी, एडिक्शन कॉमन हो, तो उस फैमिली में कैंसर क्लस्टर होता है, लेकिन जीन से उसका कोई संबंध नहीं होगा। वो तो आउटर सोर्स से, आउटसोर्स हुआ। बाकी 85% कैंसर आपके वातावरण या जीवन शैली में संबंधित है। 85%। तो 5 से 15% तो अनुवांशिक है, ये तो आपके कंट्रोल में, माँ बाप से जो जीन मिला वो मिला, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। 85% आपकी चॉइस है, इन्वायरमेंट और पर्सनल चॉइस। इन्वायरमेंट में थोड़ी देर कर लो, वायु प्रदूषण आपके कंट्रोल में नहीं है, अनलेस की यू चेंज द पॉलिटिशियंस। ऐसे पॉलिटिशियंस आप लेके आए जो चाहें कि आप स्वस्थ रहें, तो दूसरी बात है। अदरवाइज आपके कंट्रोल में पर्सनल चॉइस तो है। तो जीन कांस्टेंट फैक्टर सबके लिए, वातावरण कांस्टेंट फैक्टर सबके लिए, आपकी चॉइस पर्सनल वाली ये तो आपकी है। अब क्या करते हैं लोग बाजारवाद में, ये कहते हैं कि एडिक्शन, टोबैको, अल्कोहल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैंसर हो गया तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वातावरण में जो गड़बड़ी हुई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो सबकी है। ये पब्लिक हेल्थ इशू है। कैंसर एक पब्लिक हेल्थ इशू है, और इसको चारों तरफ से अटैक करके हम अगर एड्रेस नहीं करते हैं, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अनुवांशिक 5 से 15, 85% इधर। अब इसमें आपके लाइफस्टाइल में जो बदलाव करना, अगर बचना है कैंसर से किसी इंसान को, क्योंकि 85% कारण बाहरी हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कैंसर आप तक ना पहुंचे? पहला सूत्र B2B, बैक टू बेसिक्स, हर समय मैं करता हूँ। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो जहाँ मैं खेती करता हूँ, उस खेत का नाम मैंने रखा है B2B, बैक टू बेसिक्स। मतलब आपकी ज़रूरतें कितनी हैं?
इंसान की जरूरतें मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद है। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम है, जिंदगी बहुत सीमित, उसी हिसाब से करें आप। मिनिमलिज्म का मतलब है कि इतनी चीज़ें, सामान जो फिजिकल वर्ल्ड में आप जमा कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। चाहे खाने की हो, चाहे आप कॉस्मेटिक और शैम्पू और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है आपकी। मिनिमलिज्म पे जाएं। और जो फार्मूला है वो मैं हर समय कहता हूँ, 4 पिलर ऑफ हेल्थ। कैंसर ही क्यों, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज सबसे बचने के 4 पिलर ऑफ हेल्थ, MMMS, 3MNS। फर्स्ट M, मील। जो इंसान मुंह से उतारता है वो आपका मील है। उसमें 2 पार्ट पे ध्यान देना है। नंबर 1 फूड साइंस, दूसरा न्यूट्रिशनल साइंस। फूड साइंस से खेत में कोई चीज़ उग रही है, वो आपके होंठ तक जब पहुंच रही है, इसके बीच उस खाने के साथ क्या क्या किया गया है, ये फूड साइंस है। प्रोसेसिंग कितनी हुई है, प्रोसेसिंग हुई कि नहीं हुई, सारा कुछ। तो इसको आप प्रोसेस फूड को नोवा, ब्राज़ील का क्लासिफिकेशन NOVA, नोवा क्लासिफिकेशन, जो कहता है नोवा टाइप 3 एंड टाइप 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इंसान के लिए पॉइजन है। अच्छा, P फॉर प्रोसेस्ड एंड P फॉर पॉइजन। जहर है मतलब, अगर उस लेवल का प्रोसेस्ड है तो। प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हर समय पॉइजन है। और वो सब मार्केट में बिक रहा है? मार्केट में, वो हमारे यहाँ भी बिक रहा है? हाँ हाँ हाँ। आपके ग्रोसरी शॉप में लगभग आप रखिए 40% चीज़ें प्रोसेस्ड मिल रही हैं। तो क्या ये बात जो FSSAI है उसको नहीं पता, क्या सरकार को नहीं पता? सबको पता है। तो क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? ये मतलब ये तो जानबूझ के खिलवाड़ किया जा रहा है जिंदगी से। अमेरिका के ग्रोसरी शॉप में 73% चीज़ें प्रोसेस्ड बिक रही हैं। अच्छा, लेकिन अमेरिका जागरूक है, कम से कम आंकड़ा निकाल के कह तो रहा है कि हम तो वो भी नहीं बताते। ये प्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस्ड नहीं है। आपकी तुम्हारी चॉइस, आपकी चॉइस है। बता तो रहा है। हम तो बता भी नहीं रहे। हम तो ना, हमारे यहाँ तो पढ़ने का टाइम भी नहीं है। जो गांव कस्बे कहीं दुकान में कौन पैकेट पढ़ता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, इसकी परिभाषा भी नहीं पता होगी लोगों को। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एग्जैक्टली सरकार की और एजेंसी की जिम्मेदारी है कि जो खाना जा रहा है, दुबई मान लीजिए कि रेगिस्तान है, लेकिन दुबई के पास अपना कुछ नहीं है, बाहर से मंगाता है और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट वहाँ की गवर्नमेंट करती है, टेस्टिंग करती है, तब मार्केट में उतारने देती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो लोग जहर ही खा रहे हैं, इसका मतलब। जहर खा रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम समझें प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। देखिए, अमेरिका में तो एक बढ़िया डॉक्टर है, रॉबर्ट एच लस्टिक। उसने एक कंपनी, रिटायरमेंट के बाद कंपनी के लिए काम करा। उसने तो पूरा आंकड़ा दे दिया अमेरिकन ग्रोसरी शॉप का कि उस पर आप डालेंगे, पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस्ड है, ये स्कैन करते हैं, ऐप होगा कोई। लेकिन इंडिया में आपके लिए फॉर्मूला में देता हूँ, 3 रसोई है। भगवान की रसोई, एज इट इज प्रकृति ने जो चीज़ें दी आप खा सकते हैं। भगवान की रसोई आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, अनलेस कि उसमें भी अब केमिकल फर्टिलाइजर डाला हुआ है, इंसेक्टिसाइड डाला, दूसरी बात है। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन। आपके घर में दाल, चावल, खिचड़ी, चोखा, सब्जी सब बन रही है, वेज नॉन वेज जो भी खा रहे हैं आप अपने रसोई में ताज़ा बनाइए, खाइए। इंसान की रसोई स्वस्थ रखेगी। शैतान की रसोई, जितनी चीज़ें पैक होकर शैतान आपको भेज रहे हैं, वो आपके लिए नहीं भेज रहे हैं, अपने व्यापार के लिए भेज रहे हैं। वो आपको बीमार करेगी। क्यों? उदाहरण मैंने दिया था नमकीन का। नमकीन में शुगर डाल दिया। कोई भी प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या कर रहा है, HSSF पे काम कर रहा है, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। सॉल्ट बढ़ा दिया, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन बढ़ गया। शुगर बढ़ा दिया, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। एडिक्शन कराने के लिए बढ़ा दिया, आप खा रहे हैं। और फैट किस फॉर्म में? पाम ऑयल। पाम ऑयल तो जहर जैसा है, लोग बोलते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड है। अच्छा। लेकिन उस पर लिखा होगा पामोलिन। हाँ। आप पकड़ ना पाए। पाम ऑयल आप सोच रहे हो क्यों देते हैं? नंबर 1 सस्ता होता है। नंबर 2 नॉर्थ इंडियन सरसों का तेल खाता है या घी खाता है, साउथ इंडियन नारियल का तेल खाते हैं। दोनों में एक खुशबू है। तो नॉर्थ इंडियन नारियल का तेल नहीं खाना चाहता है, साउथ इंडियन सरसों नहीं खाना चाहता है। पाम ऑयल न्यूट्रल है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो न्यूट्रलाइज किया, आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा। आप नमकीन का पैकेट कोई भी खरीदे, बाजार फलता फूलता रहे, किसी को। लेकिन ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके हार्ट को हार्ट अटैक कराता है, इन्फ्लेमेशन कराता है बॉडी में, चेहरा फ्लफी रहेगा, सूजा रहेगा। आप ओवरऑल दुबले पलते रह सकते हैं, लेकिन चेहरा सूजा रहेगा, हार्ट अटैक का चांस, कैंसर का चांस बढ़ेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोटेक्टिव है। अच्छा। जो फिश में है, फिश ऑयल में है, अखरोट में है, फ्लैक्सीड, TCLC जिसको बोलते हैं, उसमें है। सुपर फूड बोला जाता है अलसी को। हाँ, तो उसमें ओमेगा 3। तो बैलेंस में ये होना चाहिए आपके खाने में ओमेगा 3 ज़्यादा हो, ओमेगा 6 ना हो तो बेहतर है, या बहुत कम हो।
बढ़िया है। तो ये हो गया मील, फर्स्ट एम। अब और सिंपल कैसे खाएं? रॉ खाएं, रियल खाएं, मतलब जितना नेचुरल खा सकते हैं उतना खाएं। रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, जिस रीजन के हैं और उस रीजन में उस सीजन में जो फल फूल सब्जियां हो रही वही खाएं, स्टोर्ड ना खाएं। इंडोनेशिया की कीवी क्यों खानी है आपको? जितनी दूर से चीजें पैक होकर आ रही है उतना उस पर केमिकल का इस्तेमाल होगा ताकि वो चीजें स्टोर रहे, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ईटिंग विंडो, फर्स्ट एम मील में ईटिंग विंडो 6 से 8 घंटे में आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। पूरे दिन का? पूरे दिन 24 घंटे में सिर्फ 6 से 8 घंटे। बाकी समय आप खाना ना खाएं। क्या होगा, बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता है जो आपने सिद्धू का जिक्र किया, ऑटोफेजी। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो चर्चा हुई, जैसन फंग कनाडा का एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसने इस तरीके को पॉपुलराइज किया था डायबिटीज मरीजों के लिए। बाद में उसने देखा कि इसमें तो ऑटोफेजी भी होती है। जो एक्स्ट्रा हम खाते हैं सेल के अंदर फोल्डेड प्रोटीन के फॉर्म में जमा हो जाता है। जब हम फास्टिंग पे रहते हैं तो इसी प्रोटीन को इस्तेमाल करके सेल अपना काम चलाता है। ऑटो मीन सेल्फ, फेजी मतलब खाना। अच्छा। उसी से खाना बना लेता है। तो आपका कैंसर का रिस्क कम हुआ, मोटापे का रिस्क कम हुआ। तो आप खाना ऐसे कर लिए। अब कहें 6 से 8 घंटे का ऐसा कर सकते हैं सर कि एक खाना 3 बजे ले लें, रात को 11 बजे ले लें? गलत, ऐसा नहीं कर। सोने से 5 घंटे पहले आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। अच्छा जी, क्यों? लिवर मदर ऑफ ऑल ऑर्गन है। जो आप खाना खाते हैं सबको डाइजेस्ट करके, डाइजेस्टिव जूस देके सबको सुला के माँ जाती है घर में ताला लगाने, लाइट ऑफ करती है, सब देख चेक करके, और उसके बाद लिवर को 5 घंटे अपनी नींद चाहिए। मतलब रियल सेंस में नहीं कि लिवर सो जाएगा, लेकिन मतलब काम कम करेगा। अगर 10 घंटे कूलिंग डाउन पीरियड एग्जैक्टली, जैसे मोटर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कूलिंग डाउन कर दिया आपने, तो ये आपको पीरियड देना पड़ेगा। तो बेस्ट टाइम है आप सुबह एक 9 बजे मील लें, प्रॉपर, नथिंग लाइक ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच, प्रॉपर मील लें। उस मील का पहला पोर्शन आपका फाइबर हो, प्लांट बेस्ड फूड, साग सब्जी, थोड़ा सा खाएं, गाजर मूली सलाद पहले खाएं। खाने के कारण क्या होगा, इंटेस्टिन के अंदर कोटिंग कर देगा, फाइबर दे देगा। उसके बाद आप खाएं प्रोटीन एंड फैट। नॉन वेजिटेरियन है नॉन वेज, वेजिटेरियन है वेजिटेरियन, प्रोटीन, हर प्रोटीन के साथ फैट आता ही है। फैट का भी एक विडंबना लोगों ने क्या फैला दिया कि फैट डेंजरस है। फैट एसेंशियल है लाइफ के लिए। और शुगर ना लें तो बेस्ट है, या कॉम्प्लेक्स कार्ब लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब एज इट इज चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है। ये लास्ट लें ताकि एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए। साबुत फल सीजनल ले सकते हैं, फ्रूट जूस ना लें, सडन ग्लाइसेमिक लोड बढ़ाएगा। अब ये सारी कहानी कहाँ घूम रही है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो 2 पर्पस सॉल्व होना चाहिए। एक, न्यूट्रिशन हमें मिले, और एक, गट के अंदर 30 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जिसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, जिसको हम सेकंड माइंड कहते हैं। एक माइंड ये है, एक ब्रेन ये है, एक गट के अंदर ब्रेन है। अच्छा, जैसा हम खाते हैं हमारा मन विचार उसी तरह से चेंज होता है। चाहे तो लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लें इसको तो अब गट ब्रेन एक्सिस साइंस ने बता दिया कि जो हमारे पेट में जाएगा, गट माइक्रोबायोम जैसा रिएक्ट करेगा, वो जैसा केमिकल निकालेगा, उसी तरह से ये तो हमारे बहुत पुराने जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसा भोजन वैसा इंसान, जैसा मन वैसा मन, जैसा भोजन वैसा मन, ये तो कहा गया है। बिल्कुल। तब तो कोई साइंस नहीं थी। साइंस देखिए, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन उसमें शब्द कॉइन नहीं हुआ था वैज्ञानिक या साइंस या साइंटिस्ट। क्यों? वो बकवास नहीं करते थे कि कुछ भी कर लो। जो भी करते थे अपने शिष्यों को सिखाते थे, वो उनको सिखाते थे, और आज तक 10,000 साल बाद भी सत्य है। हम बात कर रहे हैं उस पर। अगर वो झूठ बोल रहे होते तो हम नहीं मान रहे, नहीं बात करते। सही बात है। तो ये आपने कर लिया, तो बैक्टीरिया को खाना दिया। आप भाई कुछ भी पालते हैं, पेट पालते हैं, तो खुद खाते हैं, पेट को भी देते हैं। आपके गट में पेट एनिमल पले हुए हैं बैक्टीरिया के फॉर्म में, उनको खाना दीजिए। फाइबर बैक्टीरिया का खाना है। अच्छा, आपकी कोटिंग हो गई तो इंटेस्टिन को डैमेज नहीं किया। इंटेस्टिन मतलब आपकी आंत क्या है, बेसिकली एक नाली है, सीवर है, जिसमें गंदगी जा रही है, पास हो रही है। अब इसमें अगर डैमेज हो गया तो सारी गंदगी एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लेंगे, बॉडी में आ गई। वही बीमारी का कारण है, वही कैंसर का कारण है, हार्ट डिजीज का कारण है। तो इसको फाइबर ने ब्लॉक कर लिया। फिर अपने प्रोटीन लिया। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। कार्ब, शुगर नहीं लिया, कार्ब लास्ट लिया। क्या होगा कि जितना स्लो ग्लूकोज का लेवल अंदर जाएगा ब्लड में, इंसुलिन जो ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करता, उतना स्लो रिलीज होगा। ग्लूकोज बैड गाय है, मतलब ये चोर है ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर शरीर में बढ़ा रहे तो आपको बीमार करेगा।
ठीक, जो डायबिटीज का प्रिंसिपल है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग इंसुलिन बढ़ा दे रहे हैं। ये तो उल्टा कर रहे हैं। तो ये डकैत को बढ़ा रहे हैं आप, चोर को पकड़ने के लिए डकैत बढ़ा रहे हैं, डकैत आके उससे ज्यादा खतरा दे रहा है आपको। वो डाकू है। कैसे डाकू है? कहा जाता है फ्लैटन द ग्लूकोज कर्व। ग्लूकोज जितना स्लो रिलीज हो बॉडी में उतना अच्छा है, क्योंकि इंसुलिन फिर नहीं आएगा। इंसुलिन आएगा, फैटी लिवर कराएगा, पेट पे मोटापा कराएगा, कैंसर कराएगा, हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या इंसुलिन से ज्यादा कनेक्टेड है rather than सॉल्ट से ज्यादा कनेक्टेड। लोग नमक से समझते हैं बीपी की समस्या। जिसको फैटी लिवर हो गया, मोटापा हो गया, बार बार ग्लूकोज और इंसुलिन स्पाइक हो रहा, उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाएगी, एल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, भुलक्कड़पन होगा, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बच्चों में होगा। बच्चों को एनर्जी ड्रिंक करके आप पिला दे रहे हैं, वो ज़्यादा ग्लूकोज ले रहा है, बच्चा इरिटेबल हो रहा है, अटेंशन नहीं, एकाग्रता नहीं आ रही बच्चे में, 2-2 मिनट की चीज जो आजकल वो एक टर्म आने लगी है, हाइपर एक्टिव कुछ हाइपर एडीएचडी, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ, वो शुगर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब शुगर तो एक तरह से जहर है फिर तुम्हारा। एग्जैक्टली। जॉन एटकिन, यूके का न्यूट्रिशनिस्ट, 1978 में उसने एक किताब लिखी, प्योर, वाइट एंड डेडली। उसकी किताब को दबा दिया गया क्योंकि वो बाजारवाद के खिलाफ थे। प्योर, रिफाइंड, वाइट, जितनी चीज चमका के बेची जाएगी, प्योर, वाइट, डेडली। तो उसने यही लिखा था कि वाइट शुगर को बोला था कल्प्रिट। लेकिन उस समय जो इंडस्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री, उसका सीईओ जो आया था वो एक सिगरेट कंपनी का सीईओ था। उसने कहा कि मुझे पता है पब्लिक को कैसे एडिक्ट बनाया जाता है। तो पैसे देके पेपर छपवाया गया कि लिखो फैट इज द कल्प्रिट। तब से फैट चलने लगा। अब फैट में रिफाइंड ऑयल बिल्कुल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल खतरनाक है। लेकिन अब घी, तेल एक लिमिटेड अमाउंट में नहीं लेंगे। कोलेस्ट्रॉल ही हमारे सारे एंजाइम का बेस है। कोलेस्ट्रॉल चाहिए हमारी बॉडी को। आपको गलत ये समझाया गया, तो इंसुलिन को आपको कम करना है, तो ईटिंग विंडो जब छोटा करेंगे, ग्लूकोज का लोड कम करेंगे, इंसुलिन कम आएगा, फैटी लिवर खत्म, ये खत्म। इंडिया में जो समस्या है उसको हम कहते हैं टॉफी, TOFI, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट इनसाइड। इंसान ऊपर से दुबला पतला होगा, पेट निकला होगा। टॉफी सबसे खतरनाक, मोटापा में सबसे खतरनाक। एक मोटापा ओवरऑल मोटापा हो, जिसको आप कपड़े से देखते हैं कि ओवरऑल मोटा, ओबेसिटी, वो सबक्यूटेनियस फैट। ये इतना खतरनाक है, 10 किलो तक सबक्यूटेनियस फैट भी इंसान को हो जाए तो उसको बीमार नहीं करेगा। लेकिन 2.5 किलो अगर विसरल फैट पेट में हो जाए तो उसको बीमार करेगा। और 250 ग्राम अगर लिवर में फैट हो जाए, मतलब फैटी लिवर ग्रेड 1, तो इंसान को बीमार कर देगा, डायबिटीज करा देगा, भविष्य में कैंसर की समस्या कराएगा, हाइपरटेंशन कराएगा। तो ये समझना है। तो आपको बता दिया किस सीक्वेंस में मील लेना है, कि कैसे खाना है। खाने को हर समय ये सोच के खाना है कि जो भी निवाला उठा रहे हैं, इधर इट्स फीडिंग अ डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। हर चीज उठाने से पहले सोचिए कि ये मैं जो खा रहा हूँ ये कोई बीमारी का कारण बनेगा या बीमारी से लड़ने में मदद करेगा। तो आपको जब भी आंसर मिले, हाँ ये लड़ने में मदद करेगा, आप खाइए। फ्रीक्वेंट मील मत खाइए। फ्रीक्वेंट मील से मतलब है ऑफिस में बैठे हैं, एक दूध वाली चाय चीनी के साथ और 2 बिस्किट खा लिए, इंसुलिन स्पाइक हुआ, आपको जरूरत नहीं थी ये खाने का। डॉक्टर साहब, ये मैं इस पे आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करेंगे। आजकल बहुत सारे डाइटिशियन हायर करने का एक चलन हो गया है। अब वो सब बताते हैं कि आप 2 घंटे बाद ये, 3 घंटे बाद ये, 4 घंटे बाद ये, इतना खा लीजिए, इतना खा लीजिए। तो ये बहुत चल गया। आप कह रहे हैं कि इसके आप तुरंत मत खाइए। डाइटिशियन को पता नहीं है मेडिकल साइंस और डॉक्टर को पता नहीं है न्यूट्रिशनल साइंस। गैप है। अगर डाइटिशियन को जिस दिन ये थ्योरी इंसुलिन स्पाइक और ग्रोथ ग्लूकोज कर्व की समझ में आ जाएगी, वो भी मना कर देंगे। उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा। और डॉक्टर को क्यों नहीं पता है? अमेरिका डिसाइड करता है हमारा MBBS क्यूरिकुलम। पूरे 5 साल की पढ़ाई में सिर्फ 20 घंटे एक डॉक्टर को डाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। बस। तो उसको अगर नहीं समझ में आएगा 20 घंटे में क्या डाइट, कुछ नहीं, 20 घंटे में क्या पढ़ेगा आदमी 5 साल में? उसका कभी पढ़ता नहीं है। अगर डॉक्टर ये सोचे कि बीमारी का कारण क्या है, तब उसको वाकई कौन डाउन होने लगेगा कि भाई जैसे हम खा रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, बीमारियों का कारण है। तो मील की बात हुई। सेकेंड एम इज मूवमेंट, मतलब एक्सरसाइज। जिम अपफ्रंट मना है, मैराथन मना है। बहुत अच्छा एक रिसर्च पेपर आया जिसमें 10 एक्सरसाइज के फॉर्म को कंपेयर किया गया कि हमारे शरीर के लिए स्वस्थ क्या है। तो जिमिंग एंड मैराथन लास्ट है।
अच्छा सबसे खराब एक्सरसाइज फॉर्म है। फर्स्ट योगा, सेकंड स्विमिंग, थर्ड साइकिलिंग। अच्छा अब ये मूवमेंट क्या है? ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपको फार्ब, FARB ये मिल जाए। फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। जब आप चलें तो स्ट्रेट चलें, बैलेंस्ड। ये मिलता है योगासन में। योगासन में आपको सारी चीज़ मिल जाती है। ये समय निकालिए, इसको करिए। नहीं कर सकते हैं, वॉक कर लीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। मूवमेंट कब कब करना है? सुबह जरूर मूवमेंट करें, मतलब कोई भी एक्सरसाइज करें, योगासन या वॉक। हर खाने के बाद 10 मिनट जरूर मूवमेंट करें। कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हर घंटे उठें, थोड़ा सा पानी पिएं, बॉडी को स्ट्रेच करें। एवरी आवर आपका मूवमेंट होना चाहिए। प्रोलॉन्ग सिटिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। अच्छा, हाँ। अगर लंबा बैठ रहे हैं तो मतलब आप धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। और चौथा, कब मूवमेंट करें? कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बॉस ने डांट दिया, स्ट्रेस हुआ, आप क्या करेंगे? चाय और सिगरेट कर लेंगे। बिल्कुल। तो जब बॉस ने डांटा, ये हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। जब हमारे पूर्वज हंटेरियन सोसाइटी में तो शेर आ गया तो नॉडेड बॉडी में से निकला और वो भागना चालू किया। तो यही रिस्पॉन्स आता है जब आपके बॉस ने आपको डांटा। लेकिन आपने देखा शेर नहीं है, आप गुस्से में गए, सिगरेट चाय पी लिए, उसमें नॉडेड बढ़ा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाया, आपने ऊपर से और ग्लूकोज दिया, सिगरेट दिया, एड्रेनलिन और बढ़ाया, डैमेज कर दिया। तो आपको उसमें क्या मूवमेंट करना है? बॉस की नज़र से हटिए, बॉडी को स्ट्रेच करने लगिए, ताकि जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा स्ट्रेस के कारण, वो टेम्परली डायबिटिक फेज में आप गए, वो मसल एब्जॉर्ब कर ले उसको आपके एक्शन से, आपके एक्शन से। तो 5-7 मिनट आप स्ट्रेचिंग, जंपिंग कुछ कर लीजिए, तनाव भी कम हो जाएगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंसुलिन स्पाइक डाउन हो जाएगा आपका। तो 4 मूवमेंट हो गया। थर्ड एम, माइंड स्टफ। ब्रेन ऑर्गन है, माइंड ये ऑर्गन जैसे काम करता है इन रिस्पॉन्स टू रिएक्शन। माइंड स्टफ का हिंदी है चित्त। महर्षि पतंजलि से पूछा गया, गुरुजी योग क्या है? तो दूसरे सूत्र में पतंजलि योग प्रदीप में उन्होंने कह दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है, माइंड स्टफ। तो अब माइंड स्टफ, इंसान आज अतीत या भविष्य में उलझा हुआ है, वर्तमान में कोई जी नहीं रहा है। तो ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था में रहें। तनाव होगा, अगर इंसान हैं, जीवित हैं और पागल नहीं हुए हैं तो तनाव होगा। जीरो तनाव किसी का नहीं है। तो तनाव को कैसे कम से कम आपके शरीर को इम्पैक्ट करे, इसके लिए आपको करना है। तो महर्षि से पूछा कि महर्षि कैसे करें? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग अपने जीवन में लाइए, आपका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। थर्ड एम। फोर्थ इज एस, स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, वो भी क्वालिटी स्लीप। क्वांटिटी 7 से 8 घंटे, क्वालिटी मतलब डीप साउंड स्लीप, जैसे बच्चा सोता है, मुहावरे में घोड़े बेच के सोना। और सुबह जब जगें तो आपको लगे कि एज फ्रेश एज टेंडर लीफ, एक कच्ची कली अभी खिली फूल बन के ऐसा आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं। कैसे ऐसा महसूस करेंगे? वाकई क्या कली खिलेगी, हेडेक नहीं हो, मतलब सर भारी ना लगे, कमर में दर्द ना हो, और आंख खुलते आप बिस्तर छोड़ के उठ जाएं, आप तरोताजा महसूस करें, मतलब आपकी नींद अच्छी हुई। 3-4 चीज़ें करनी है। बिस्तर पे कोई गंदगी ना हो ताकि कुछ चुभे ना, सबकॉन्शियस माइंड रीड करता है। 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ कर दें, मोबाइल, टेलीविज़न। बेडरूम में तो टेलीविज़न होना ही चाहिए। वाईफाई राउटर ऑफ करें रात को सोने से पहले। और रूम में, कमरे में नाइट लैम्प के फॉर्म में ब्लू लाइट ना हो, अच्छा, या कोई स्क्रीन ऑन ना हो। 3-4 चीज़ों को करें। खिड़की के पर्दे खोल दें ताकि सुबह जब सूरज की किरण आए तो आपको जगा दे। सर्कैडियन रिदम के साथ हो जाएंगे। जैसे सर्कैडियन रिदम के साथ आप जगेंगे, आपका कॉर्टिसोल उसी समय पीक करेगा और आप हैप्पीनेस के फॉर्म में जाएंगे। अपनी एक्सरसाइज चालू करेंगे, दिन प्लान करेंगे। अब कैसे इस अवस्था में पहुंच सकते हैं? आंसर इज GOD, गॉड, भगवान वाला नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। जब देखूंगा तो बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल। GOD क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। हिंदू फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचयिता हैं और रचना उन्होंने की है। BG जनरेटर मीन्स ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। सुबह जगें, ध्यान लगाएं, ध्यान के बाद जब फ्रेश मूड से आँख खोलें, आप पूरे दिन की प्लानिंग कर लें कि मुझे आज दिन ये कर। जैसे आपने पॉडकास्ट के लिए आज समय लिया, तो मैंने सुबह अपना ऑपरेशन थिएटर कब प्लान करना है, कब। मुझे भागम भाग नहीं चाहिए। आपके साथ आऊँ तो मैं वर्तमान में सिर्फ आपके साथ
शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्थिति यहीं में रहो। मौजूद रहे। मुझे ये चिंता ना हो कि अगली बार वहां जाना है, यहाँ इतना काहे को इतना बिजी दिखा रहे हो यार, तुम हो कौन? कुछ समय के लिए आया हुई यात्रा तुम्हारी बहुत छोटी है। बी ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ। दिन में बी ऑपरेटर, विष्णु बन जाइए। उसमें दोस्त शेषनाग की तरह फन मारेंगे, समस्याएं दुनिया की आपको समुद्र की लहरों की तरह उछालते रहेगी, गिराना चाहे, आप विष्णु बन के शांत भाव से जो ब्रह्मा बन के डिसाइड किया उसको पूरा करिए। इवनिंग में भी शिव, संहारक, डिस्ट्रॉयर। बिफोर गोइंग योर होम, जितनी एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, द्वेष क्लेश भी होगा, आप सांसारिक जीवन में हैं, उसको बाहर छोड़ के जाएं। घर में बीवी बच्चों के लिए लेके ना जाएं, एक बच्चे की तरह लौटें। शिव जैसे रहते थे, आज हो गया अब कुछ नहीं, मस्त। तो ये फॉर्मूला आप अपनाएं, जीवन आपका बदल जाएगा, बीमारियों से भी बचेंगे। बच्चे के नाम पे याद आया कि हम तो बड़े हैं, हमने बाहर का फूड खाया, कुछ खाया, बहुत छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है। मैं कई बार देखता हूँ सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर हेल्प के लिए आते रहते हैं। तो बच्चे कैंसर की चपेट में क्यों आ रहे हैं? कैंसर की थियोरी है टू हिट हाइपोथेसिस थियोरी। ये टू हिट हाइपोथेसिस, हिट मतलब जैसे कोई टक्कर हो गई, वन हिट जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो और माँ को कोई ऐसा एक्सपोजर हो जाए, जैसे कुछ खाने में, सूर्य ग्रहण में, कोई ग्रहण में, कोई रेज का, कोई किरण का, कोई दवाइयों का, और वो ट्रांसप्लेसेंटल मतलब माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को कॉर्ड के थ्रू पहुंच जाए, तो बच्चे के सेल्स, कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवाइड कर रही होती है। बच्चा सिंगल हिट ले लिया, बदलाव हुआ, लेकिन उसको रिपेयर कर लिया। अब ये बच्चा पैदा हुआ, फिर कोई हिट इसको फिर मिल गया, टू हिट, और उसमें एबनॉर्मल डीएनए हो गया और रिपेयर नहीं हुआ, बहुत अर्ली एज में कैंसर हो जाएगा। तो ये वजह है इसकी, ये वजह है। इसलिए हमारी परंपरा में था कि प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार बोलते थे कि माता को क्या क्या करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अच्छा हाँ, थर्ड एम में एक चीज़ जो मैं भूल गया बताना, मेंटल मील। मैं हर समय कहता हूँ, फिजिकल मील पे सब चर्चा करते हैं, मेंटल मील जो गर्भ संस्कार में बहुत ध्यान दिया गया है। मेंटल मील ये है कि आप मानसिक भोजन के रूप में क्या ले रहे हैं? गंदी इन्फॉर्मेशन, न्यूज चैनल, टेलीविजन, डिबेट। दूसरा, कुछ लोग आपके पास आते हैं कहने के लिए, देखो फला फला ने ऐसा कर दिया, आपको स्ट्रेस हुआ। सोशल मीडिया पे आपका दोस्त स्वीडन घूमने चला गया, स्ट्रेस हुआ, ये मेंटल मील है आपका। चाणक्य ने कहा था, देखो कोई भी कभी कुछ शिकायत लेके दूसरों की आए तो 3 बातें सोचना। एक, क्या ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है? दूसरा, ये अगर आज मेरे लिए कह रहा है, दूसरे के लिए कह रहा है, तो कल मेरे लिए भी कहेगा। और तीसरा, जिसके लिए कह रहा है वो व्यक्ति मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं क्यों सुनूं इसकी बात? तो अपने समय को बचाएं और बैड मेंटल मील न लें। एक और चीज़ थी, मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल जो होम्योपैथी और आयुर्वेद ये सब तो है ही है, बाबापैथी भी चल रही है। कैंसर किसी को हो गया तो बताए कि फलां 200 किलोमीटर दूर गांव में एक बाबा जी हैं, वो कुछ देते हैं कैंसर की दवा और कैंसर ठीक हो जाता है। इसको मैं बाबा थेरेपी कहता हूँ। और इनकी जो ट्रोल आर्मी है बाबाओं की, बड़ी स्ट्रांग है। मुझे इस पर गाली भी देते हैं। अच्छा, गाली इसलिए देते हैं कि डॉक्टर को ये लग रहा है कि धंधा बंद हो। पूरे पॉडकास्ट में मैं तो डॉक्टर के धंधा कम करने की बात कहता हूँ। हाँ, अब मैं बात ही ऐसी कर रहे हैं जो पसंद रास नहीं आएगी ना डॉक्टर को, हाँ, ना फार्मास्यूटिकल लॉबी को, ना सरकार को। तो मेरा ये मकसद नहीं है, मेरा मकसद है सच बोलना। हाँ। सच बोलना से मतलब है, अगर भारत में नीट की परीक्षा है जिसको पास करके कोई एमबीबीएस या बीएमएस मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर बनता है, ये बाबा कौन से ऐसी विलक्षण प्रतिभा लेके पैदा होता है? झाड़ फूक भी करता है, फूक से कैंसर ठीक करता है, गौमूत्र से, गोबर से कैंसर ठीक करता है। अगर है तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से दोबारा कहता हूं, पहले भी मैं चैलेंज कर चुका हूं कि एक मरीज बाबा अपना बताए, मैं आऊंगा, मैं उसकी जांच करूंगा, बाबा इलाज करे, मैं मॉनिटर करूंगा। जब कहे कि मेरा इलाज कंप्लीट हो गया, मैं जांच करके साबित करूंगा। कैंसर अगर ठीक हो गया, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के बाबा का चेला बन जाऊंगा। आज तक कोई बाबा क्यों नहीं हिंदुस्तान में निकल के आया? उसकी ट्रोल आर्मी निकलती है और झूठ बोलती है कि इतने कैंसर के मरीज ठीक हुए। तो दिखाओ ना भाई, मुझे पहले दिखाओ, पहले जांच करने दो। इसको बाबा थेरेपी कहते हैं। तो मेडिकल को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, डेंटल को कंट्रोल करने के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बनना चाहिए जो बाबाओं को कंट्रोल करे कि भाई तुम मंत्र करो, पूजा पाठ करो, ये ना करो, और ये करना है तो प्रॉपर नीट की परीक्षा दो, डॉक्टर बनो, फिर करो, या प्रत्यक्ष और प्रमाण दो। विज्ञान को हर्ष में चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना रहा था, नशे का और कैंसर का क्या कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है? बिल्कुल है।
कैसे? दोनों। कुछ नशा तो डायरेक्टली, जैसे टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट जितने हैं डायरेक्टली कैंसर के कारक हैं। कुछ और नशा जैसे गांजा, चरस, बहुत सारे ऐसे, अल्कोहल, ये भी कैंसर का कारण है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नशा जो लोग करते हैं उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे लोगों का बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होता है जो डीएनए को डैमेज करता है बार बार। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति में इटसेल्फ भी कैंसर और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा हुआ था। ऊपर से उसको एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कम करने के लिए उसने नशा किया, जैसे शराब, सिगरेट या कोई भी इस तरह का नशा, वो भी डीएनए को डैमेज किया। ये दोनों मिलके उसको कैंसर या हार्ट डिजीज की तरफ ले गया। अच्छा, किसी को आपने कहा अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी होता है, तो क्या सिम्टम होते हैं जिससे इंसान को पता चले कि कुछ अबनॉर्मल है बॉडी में? कैसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को? इसमें दो स्तर पे जागरूकता की जरूरत है। एक हर इंसान को और दूसरा हर डॉक्टर को। दो ही स्तर। असामान्य लक्षण कुछ भी हो तो हर इंसान को जो भी इलाज कराते कराएं, 3 हफ्ते बाद भी ये लक्षण ना जाए या दवा लेने के बाद दोबारा आ जाए तो कैंसर की जांच जरूर कराइए। उदाहरण के तौर पे खांसी हो रही थी, आपने एलर्जी की दवा, एंटीबायोटिक, टीबी की दवा ले ली, 3 हफ्ते बाद भी खांसी रह रही है, आप एक्सरे, सीटी स्कैन, डॉक्टर को बोलिए कैंसर की एक बार जांच करा लो। इंडाइजेशन, अपाचन की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत, कहीं रक्तस्राव होना महिलाओं में खास करके, किसी गठान का होना, आवाज़ में बदलाव, खाना अटकने लगे, इस तरह से असामान्य लक्षण जो आज तक आपको नहीं होता तब दिनचर्या में महसूस करते हैं। 3 हफ्ते बाद भी लेकिन क्या हर असामान्य लक्षण कैंसर हो जाएगा? नहीं। 90% नॉन कैंसर की तकलीफ होगी, 10% कैंसर की तकलीफ हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है। हर डॉक्टर को क्या देना है कि आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा है तो अब दवा बदल के काम मत चलाइए, पहले जांच कराइए कि हो सकता है कैंसर है। इसमें फिर मैं कहूँगा इस समय डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और ट्रस्ट की बात है कि डॉक्टर जैसे ही कहेगा जांच कराएं तो मरीज को लगता है बेवजह जांच कराएगा। हाँ, ये है कि पैसा कमाने के लिए। हाँ। लेकिन डॉक्टर तो होशियार है, पहले तो आपको दवा दी, रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप भी कहिए डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जांच करा लीजिए। वही स्टेज है जहां हम डिटेक्ट अगर करेंगे तो बहुत अर्ली स्टेज या प्री कैंसर में डिटेक्ट करेंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। इसमें कोई वो डाउट, कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है, मेरे परिचय में है, कुछ लोग कहते हैं कि हम कीमोथेरेपी ना करवाते तो शायद ज़्यादा दिन जीवित रह जाते, कीमोथेरेपी से बॉडी बेकार हो गई हमारी। ये मिथ है या क्या है? कुछ सच है, कुछ मिथ भी है। अच्छा। अब विज्ञान तो हर समय आधार मानता है। किसी बीमारी में कीमोथेरेपी की बात जब कही जाती है तो बहुत सारे केसेज को पहले रिसर्च में रिक्रूट किया जाता है और देखा जाता है कि वाकई इससे फ़ायदा हुआ, तब उसको हम प्रोटोकॉल में लाते हैं। प्रोटोकॉल से मतलब है कि ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसमें अगर मान लीजिए कि कभी कोई बेवजह कीमोथेरेपी डॉक्टर ने दे दी तो वाकई गड़बड़ है, उसको ज़रूरत नहीं थी, हो गई कीमो। और दूसरा ये है कि किसी और कारण से कैंसर रिलैप्स हुआ या आपने डाइट अपना ठीक नहीं किया, आपने ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, या बहुत सारे और भी पहलू हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ये है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ठीक नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं ठीक था, हार्ट डिजीज़ नहीं ठीक थी और ये गड़बड़ हो गया आउटकम, तो मरीज को लगता है कीमो कराया इसलिए हो गया। तो इसीलिए हर समय कहता हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करे और फेयर क्रेडिबल। वही बात हो गई कृष्ण और अर्जुन। दूसरा, जो लोग थोड़ा सा जिनमें साक्षरता दर कम है, गांव गिराव में रहते हैं कहीं, वो लोग समझते हैं कैंसर छुआछूत की बीमारी है, तो इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दें। बिल्कुल, लोग पूछते हैं, मुझसे भी आगे पूछते हैं कि घर में कैंसर है तो क्या हम टॉवल इस्तेमाल करें, ये ग्लास बर्तन इस्तेमाल करें, साथ में रहें न रहें। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। सबको मैं यही कहता हूँ कि अगर कैंसर छुआछूत की बीमारी, मैं सुबह शाम कैंसर के रोगी को देख रहा हूँ तो सबसे पहले डॉक्टर को होना चाहिए। कैंसर आपके शरीर की कोशिकाओं की एबनॉर्मलिटी है, लेकिन एक जैसे चीज़ है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। कैंसर होने की वजह छुआछूत जरूर रही, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ हो तो वायरस एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होता है और इसमें कैंसर होता है। लेकिन कैंसर हो जाने के बाद छुआछूत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मतलब है कि ये अवधारणा है, सिर्फ ये अवधारणा है, मिथ है ये, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि लोगों में बड़ी भ्रांति है, किसी के हाथ में यहाँ कोई गांठ बन गई, यहाँ कोई गांठ बन गई, तो लोगों को दूसरे लोग भी डरा देते हैं और खुद भी डरने लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है।
तो इसका मतलब किसी को ये- गांठ बनी तो क्या ये करे? छोटी सी गांठ जो होती है फाइब्रोमा या लाइपोमा जैसी चीज होती है, ये कैंसर नहीं है। अच्छा। हर गांठ कैंसर नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर गांठ हुई है तो एक बार डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा लें, देख के जांच करा के बता देगा, लेकिन पैनिक ना करें। कैंसर की जागरूकता में दिक्कत ये है कि लोग फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। पेंडुलम में एक एक्सट्रीम पे है अज्ञानता और इग्नोरेंस, दूसरे एक्सट्रीम पे है हाइपर एक्टिव। वो भी ना करें। इलाज जो कोई करवाता है तो ऐसा कहा था कि इसका इलाज सबके बस की नहीं है। ये भी एक अवधारणा है लोगों के बीच में कि कैंसर हो गया तो आप आर्थिक तौर से कंगाल हो जाएंगे, आप अगर बहुत मजबूत नहीं है घर से तो आपकी ज़मीन बिक जाएगी, घर बिक जाएगा। ऐसा है क्या आज की डेट में? इसकी चर्चा हमने पहले की। अगर कैंसर में इलाज के खर्चे की बात आती है तो मतलब प्राइवेट अस्पताल की बात आ रही है। बिल्कुल। तो आंखों पे पर्दा डाल दिया गया आपके, सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं है? तो जब आप सांसद विधायक चुन के भेजते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुमने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त की, या प्राइवेट हॉस्पिटल पे अंकुश लगाया नहीं लगाया? ये तो बड़ी छोटी समस्या है। ये आपके आंखों के सामने पर्दा डाला गया। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना ही है, 5 लाख का कवरेज, 5 लाख किसको चाहिए? प्राइवेट को चाहिए। तो चलिए, आप जब आए पार्टी में, सत्ता में आपकी पार्टी जब आई तो आपके पास चरमराई हालत थी स्वास्थ्य व्यवस्था की, मान लेते हैं। तो 5 साल में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते, कुछ करते, कंट्रोल करते और सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेते, ताकि ये आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड की जरूरत ना होती और धीरे धीरे हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती, तब तक तो ठीक है। लेकिन आप खुला छूट दिए हुए जिसको जितना मर्जी है बिलिंग कर ले, हाँ, ये तो गलत है। लूट। दूसरा मैं एक जानना चाहता था, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या जो भी बड़ी शख्सियत हैं, जो भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत इफरात में है, वो लोग देश छोड़ करके बाहर जाके अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो क्या हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट की बाहर है या कोई और वजह है इसकी? वो आप लोगों से बचने के लिए जाते हैं, मीडिया वालों से, अच्छा। कि आप लोग माइक लेके पहुंच जाते हैं, कैसा लग रहा है, कीमोथेरेपी चल रही, बाल उड़ गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक ये रीज़न है। हाँ। दूसरा रीज़न ये है कि अभी भी एक अवधारणा है कि इलाज जितना महंगा हो शायद उतना बढ़िया होगा। हाँ, ये तो। तीसरी बात ये है कि बड़े देश में बहुत साफ सुथरा चकाचौंध वाले लाइट में इलाज होगा तो बेहतर होगा। कैंसर सर्जरी में भारत कई देश से आगे निकल चुका है। कैंसर सर्जरी में मैंने कहीं पढ़ा कि आपने भी करीब 40,000 ऑपरेशन किए हैं कैंसर के। जी, कैंसर का लोड इतना है भारत में। ऐसा नहीं मैं कोई प्रसिद्ध डॉक्टर हूँ, लोड इतना है, किया क्या जाए। मेरा दोस्त एक यूके में कैंसर सर्जन है, वो 1 महीने में 4 कैंसर सर्जरी करता है, बस 1 महीने में। 1 महीने में। और किसी किसी दिन मैं 8 से 9 कैंसर सर्जरी करता हूँ। तो ये तो रेशियो है, डबल से मोर देन डबल। हर दिन का। हर दिन। उसका महीने का 4 है, मेरा हर दिन का ये हो जाता है। महीने का 4? महीने का 4। और आपका दिन में 8-9 ऑपरेशन है? किसी के दिन 8-9, किसी दिन। हाँ। एवरेज तो 4-5 होता ही है। तो उसका 1 महीने का कोटा 1 दिन का यहाँ है। इतना लोड है कैंसर का। तभी मैंने कहा कि इंडिया कैंसर कैपिटल। कैंसर सर्जरी, हाँ बिल्कुल, कैंसर सर्जरी हमारी आगे है। हाँ, रिसर्च में हम पीछे हैं, तो नई दवाइयाँ हम लेके नहीं आ पाते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी फास्ट नहीं ग्रो करती है, इसमें कमी है। अच्छा। हाँ। दूसरा, मैंने आपके बारे में कहीं पढ़ा और आपको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ कि आप सर्जन के साथ साथ, कैंसर डॉक्टर के साथ साथ किसान भी हैं। क्यों? देखिए, भारत के हर इंसान को किसान होना चाहिए। उसका कारण ये है कि आप जो खा रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, आपको उसी के बारे में जानकारी नहीं है। अपने लिए तो कर सकते हैं। अब मैं उनको बता दूं, मैं गाड़ी अपनी खुद चलाता हूँ, जूते अपने खुद पॉलिश करता हूँ, खाना अपना खुद बनाता हूँ। अच्छा। तो मेरी पत्नी भी है, घर में काम करने के लिए लोग भी आते हैं। तो किसानी भी तो कर सकता हूँ। किसानी करता हूँ, मज़ा क्या आता है देखिए। एक तो नेचर के पास में चला गया, जो बीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो अपने बात की GMO नहीं है, एंसेस्ट्रल जो बीज चल रहा है हमारा, वही बीज चल रहा है। अच्छा। नेचुरल तरीके से जो ग्रो करेगा हम वही खाएंगे। जहाँ मैं खेती करता हूँ वहाँ संतरे आजकल आ रहे हैं, मौसमी आ रहे हैं। पेड़ से तोड़ के संतरे खाने का जो मज़ा है वो बाजार के संतरे में नहीं है। ये मज़ा। अब बताइए कि इसको 5 स्टार कहेंगे, 7 स्टार कहेंगे? मैं तो 10 स्टार कहता हूँ। मैं तो खेत में जाके बैठ के खाट लगा के संतरे खाता हूँ, वहीं पे चूल्हे पे रोटी बन गई और मज़ा आ गया। तो ये कहने का ये मुझे आनंद देता है। ये सतत यात्रा चल रही है मेरी। पेड़ पौधों को बड़े होते देखता हूँ, खेती होते देखता हूँ, खेती में खुद हाथ बढ़ाता हूँ, कभी खुद जुताई कर देता हूँ मिट्टी में, अच्छा लगता है। तो इसलिए आप किसान भी बन जाते हैं जाकर के वहाँ। दूसरा, जो किसानों की आत्महत्या, किसानों के दर्द की बात कहते हैं, किसानों को धरना, अगर हर इंसान किसान बने तो दर्द समझेगा। बिल्कुल। और किसानों को सपोर्ट करेगा।
बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, और आपने जो बातें बताई वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हर दर्शक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर का जो खतरा भारत में बढ़ रहा है वो आपने डॉक्टर साहब की बात से उसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप निरोग रहना चाहते हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं, तो जो डॉक्टर साहब ने बताया उस लाइफस्टाइल को फॉलो करें और आगे बढ़ें। यकीनन उसका फ़ायदा होगा और हमारे पूरे देश पर इस बीमारी का बोझ कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। धन्यवाद।